पिछले कुछ सालों में मैंने ऐसा नोटिस किया है कि मेंटर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यूपीएससी में। तो आजकल सीसैट बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, उसको कैसे टैकल किया जाए? अगर आपको अपने तैयारी पे भरोसा है, अगर आपने मेहनत पूरे शिद्दत से करी है, तो आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। विराट कोहली की एक लाइन है कि मैं दिन रात एक ही काम करता हूँ। बहुत ही बोरिंग चीज़ है, जी। पर वो दिन रात एक ही काम करना, साल दर साल करना, यहीं से रिजल्ट आता है। जब हम एग्ज़ाम के दिन जाते हैं, उस दिन फियर अलग ही होता है, एक साइकोलॉजिकल फियर भी एक आजकल एस्पिरेंट्स के बीच में है कि सीसैट टफ है। आप नोटिस करो ना, आप इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा भी लेथार्जिक होते हो, थोड़ा सा भी आपने अपनी प्रेपरेशन को सही ढंग से नहीं किया, तो आप रेस से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हो। कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला इंग्लिश से, तो उस केस में वो लोग कैसे सीसैट को अप्रोच करें? जब हमारे पास ना टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो डिस्ट्रैक्शन भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। अगर आपने माइंडसेट ही अपना ये बना लिया ना कि एग्ज़ाम नहीं हो सकता, तो दुनिया में आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। बच्चे रिलेशनशिप कैसे मैनेज करें? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में सही इंसान आपको मिल जाए, तो वो आपको इनफैक्ट आपको मदद करेगा। कि जो आईएएस बनने की तैयारी है वो लिबासना से नहीं, वो यूपीएससी की तैयारी से ही स्टार्ट हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचआला कॉन्वर्सेशंस पर स्वागत है। आज हमारे साथ है एक ऐसे मेंटोर जो दो डरावने सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स और सीसैट को हमारे लिए डिकोड कर देते हैं और इजी बना देते हैं। सर हमारे लिए एक कॉन्सेप्चुअल किंग की तरह हैं। सारे बच्चे उन्हें कॉन्सेप्चुअल किंग बुलाते हैं क्योंकि वो हर चीज़ को इतनी आसान तरीके से डिकोड कर देते हैं कि बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाता है। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। यस सर, थैंक यू सो मच। हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेजर है कि आप आज यहाँ आए हैं। थैंक यू सो मच। सर, बिफोर वी गो ऑन टू द क्वेश्चंस एंड एप्रीहेंशंस ऑफ द एस्पिरेंट्स, मैं जानना चाहूँगी या हम सब जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो एक्चुअली सब आपसे बहुत कनेक्टेड है, सारे स्टूडेंट्स में आप बहुत फेमस है, तो अ शॉर्ट ग्लिम्स इनटू योर लाइफ वुड गिव ऑल ऑफ देम अ स्नीक पिक। राइट। मैम, मैं वैसे जो बिलोंग करता हूँ वो मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में मेरा बर्थ हुआ था। उसका नाम बीनेवाल है। अभी अगर मैं बात करूँ उस गांव की ना, तो काफ़ी बैकवर्ड गांव है। एंड वहाँ मेरा बर्थ हुआ। तो उसके बाद मैंने जो अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन थी वो मोस्टली वहीं पे करी, गांव के अंदर ही। एंड उसके बाद हम जब मूव किए तो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के अंदर मैंने फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, वो इंजीनियरिंग में थी। उस टाइम ऐसे कोई ख़ास ऐसे इंटरेस्ट नहीं था मेरा यूपीएससी स्पेसिफिक। बट उसके बाद उस टाइम मेरा जो काफ़ी हैवी इंटरेस्ट था वो था विद रिगार्ड्स टू मैनेजमेंट। तो इसलिए मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया, और कैट के साथ साथ मैंने और भी एग्ज़ाम्स दिए जो एमबीए स्पेसिफिक होते हैं, आईएफटी, स्नैप, बहुत सारे एग्ज़ाम्स। तो वो सारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए। किसी में 99.9% आयल, किसी में 99.8। तो आई वॉज इवन पंजाब का मैं टॉपर था काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में। तो उसके बाद आई वेंट टू IIM कोईकोड। वहाँ मैंने 2 साल MBA किया मार्केटिंग एंड फाइनेंस के अंदर। तो वहीं से ना मेरा इंटरेस्ट आ गया बहुत ज़्यादा फाइनेंस में। तो इकोनॉमिक्स में मैंने काफ़ी अच्छा किया ड्यूरिंग माय MBA, एंड फाइनेंस का इंटरेस्ट था। तो फिर धीरे धीरे जॉब भी लगी, जॉब भी की मैंने। बट और वो जॉब थी बैंकिंग के अंदर। आई वॉज Okay. वर्किंग एज क्रेडिट रिस्क मैनेजर विद ICICI बैंक। हाँ, दैट्स ग्रेट। तो मेरा पूरा मतलब वो इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो होने लग गया। एंड उसके बाद मेरा थोड़ा मन रहा कि एक बार यूपीएससी के लिए अटैम्प्ट दे के देखा जाए। तो वहीं से मैंने तैयारी स्टार्ट करी। मैंने कभी किसी जगह से कोई कोचिंग नहीं ली थी, पूरा मैंने खुद ही तैयार किया। एंड रफली 6 महीने पहले मैंने स्टार्टिंग करी। तो पहले अटैम्प्ट में अच्छे से प्रीलिम्स हो गया, बट मेंस नहीं हो पाया था। तो बस वहीं से फिर मैंने धीरे धीरे करके और एक अटैम्प्ट्स दिए। तो प्रीलिम्स तो हर बार बहुत आराम से हो गया था, क्योंकि प्रीलिम्स मेरे हिसाब से बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है। एंड अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं, आपके MCQ सॉल्व करने का तरीका आपका अच्छा है, तो आप डेफिनेटली प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। तो बस वहीं से फिर मैंने धीरे धीरे करके टीचिंग की तरफ आया। एंड क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था, एक तो इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था जो मैंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे मैंने काम भी किया था। एंड मैंने अपनी MBA में स्टडी भी काफ़ी डीप किया था उसको। एंड दूसरी बात, मेरा हमेशा से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये कैट के टाइम से मेरा काफ़ी हैवी स्ट्रॉन्ग जोन था। तो उसी चीज़ को मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट किया।
एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड विद ओनली IAS एंड आज आपको पता है फिर यहाँ पे हूँ। आपको मैथ से डर नहीं लगता था कभी? मैथ्स से कभी डर नहीं लगा, मैथ्स तो बल्कि बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में से एक था। इसकी ना मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। मैंने कभी ऐसे था नहीं कि मुझे यही चीज़ करनी है। एक बार मैं अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में था, ये मुझे अभी भी याद है, ये मेरे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर की बात है। तो मेरे सामने एक 4th ईयर के एक स्टूडेंट बैठे थे और उन्होंने के पास एक बुक थी कैट PBIQs करके, तो उसमें वो कुछ सॉल्व कर रहे थे। अब वो चले गए पर उन्होंने अपनी बुक्स वहीं छोड़ दी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने समझ आया कि कुछ कैट करके कोई एग्ज़ाम होता है। तो मैंने वो बुक उठाई और उसमें ना 3 तरह के क्वेश्चंस थे। एक थे इजी लेवल क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और एक तीसरा था हार्ड नट्स, बेसिकली जो टफ लेवल क्वेश्चन होते हैं। मुझे तब तक कोई आइडिया नहीं था कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। मैंने उनको करना स्टार्ट किया। इजी क्वेश्चन तो बहुत आराम से हो गए थे। पहला चैप्टर उसमें नंबर सिस्टम का था। फिर तीसरा वाला जो सेक्शन है ना, मैंने सोचा चलो हार्ड नट्स क्वेश्चन ट्राई करते हैं। उसमें 20 क्वेश्चंस थे और विद इन 20 मिनट्स मैंने 19 क्वेश्चन करे वाओ। और सारे मतलब 19 ठीक थे, एक गलत था। तो मैंने देखा कि यार ये तो मेरा एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी आज तक ना कभी पढ़ी, ना मेरा कुछ बैकग्राउंड है इसके अंदर, बट तब भी मेरे से हो पा रहे हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने कैट के बारे में सोचा। तो वहीं से मेरा मैथ्स की तरफ इंटरेस्ट आया, मैंने उसको आगे फर्दर परस्यू किया एंड तो डर तो कभी नहीं था सच। क्योंकि बहुत लोगों को मैथ से डर लगता है। वन ऑफ देम इज मी। मुझे बहुत मैथ से फियर है और बहुत बच्चों को होता भी है, एक फोबिया होता है। उस मैथ्स को करने से पहले ही फोबिया आ जाता है। तो कोई बचपन में भी नहीं था और अगर आप मतलब लाइक आपके अराउंड तो कोई होगा जिससे होता होगा, तो आपने उसके अराउंड कैसे हेल्प की? हो सकता है ना कि हो ऐसा। राइट राइट। देखो एक ना मैंने बहुत फेमस लाइन पढ़ी थी और मैं उसको आज भी मानता हूँ कि दुनिया में कोई बुरा स्टूडेंट नहीं होता, देयर आर ओनली बैड टीचर्स। आई एम सॉरी टू से दिस बट ऐसी मैं अग्री करता हूँ इस बात से। अगर मुझे लगता है कि मेरा स्टूडेंट मेरे से मैथ्स नहीं समझ पा रहा, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेरे में कुछ कमी है। तो जिस दिन आपको सही मेंटोर मिल जाएगा, आपके लिए ना मैथ्स ना इकॉनमी ना कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगेगा। इट इज़ अबाउट द फैक्ट कि आप उसको कैसे अप्रोच करते हो। अब जैसे शायद मैंने जब पहली बार स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने भी बहुत गलतियाँ की होंगी उस टाइम के ऊपर, बट उस साल कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैंने उनको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की। अब अगले साल मैंने वो चीज़ें अपने टीचिंग स्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर ली कि हाँ स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत आती है, इसका मतलब ये है किसी और स्टूडेंट को भी वैसी दिक्कत आई होगी। तो जो भी मैंने पढ़ाता गया ना, मैंने कोशिश की कि उनके कमियाँ मैं अपनी टीचिंग के अंदर इंक्लूड करता रहूँ ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए, उनको डायरेक्टली वो चीज़ समझ आ पाए। जी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, आई एग्री, पर अगर आप उनको उनके लेवल पर जाकर उनको समझने की कोशिश करो कि हाँ प्रॉब्लम है कहाँ पर, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उनको चीज़ समझ आ जाए। कई बार क्या होता है ना, हम स्टूडेंट से काफ़ी दूर हो जाते हैं। True. एज अ टीचर मैंने कई टीचर्स देखे हैं कि क्या होता है कि कई साल से पढ़ा रहे हैं। अब हर किसी का पढ़ाने का एक तरीका होता है, पर स्टूडेंट्स चेंज होते हैं। तो दैट इज़ वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हम स्टूडेंट्स को समझें कि स्टूडेंट्स कैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हुए उनको पढ़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स हम ठीक कर सकते हैं। आई थिंक हाँ, उनके लिए इजी हो जाएगा। यस यस। सर, हम आपकी लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। आप जी। पंजाब में रहे हैं, जी। तो आपकी पंजाब लाइफ कैसी थी? और वहाँ बहुत सारे, अब हम पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पंजाब के साथ ड्रग भी सिनोनिमस हो जाता है। राइट। तो आपने अपने अराउंड ऐसा कुछ देखा या कुछ एक्सपीरियंस हो आपका कि आसपास के लोगों ने इस डायरेक्शन में कदम रखा हो, सारी चीज़ें? और इवन आपकी हम चंडीगढ़ की लाइफ भी जानना चाहेंगे, मस्ती वाली। देखो ऑनेस्टली मतलब मैंने कभी पर्सनली मैंने ये चीज़ नहीं विटनेस करी, बल्कि मेरी तो पंजाब की लाइफ काफ़ी अच्छी भी मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे पैदा हुआ वहाँ पे काफ़ी हम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं। लाइक यू नो पूरा फैमिली बैकग्राउंड अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं मेरा वो बैकग्राउंड रहा है उस चीज़ में, आसपास के लोग भी उसी चीज़ में थे। तो मैंने पर्सनली कभी ये चीज़ ड्रग वाली प्रॉब्लम अपने एरिया में नहीं देखी। हो सकता है वहाँ पे हो, बट ये चीज़ मेरे तक कभी नहीं पहुँची। और रही बात उसके बाद, मैं 10th के बाद ही मैं चंडीगढ़ आ गया था, तो 10th तक ही मैं अपने पंजाब में रहा हूँ। उसके बाद जब मैं चंडीगढ़ आया तो चंडीगढ़ इज़ एक ऐसी सिटी है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जैसे अब हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पर दिल्ली में पोल्यूशन की दिक्कत है, दिल्ली में ट्रैफिक की दिक्कत है, थोड़े पेड़ कम है, थोड़े पार्क कम है। ये चारों चीज़ें हम दिल्ली से हटा देना तो हमारा चंडीगढ़ बन जाता है। True. दिल्ली में चंडीगढ़ में पोल्यूशन भी कम है, ट्रैफिक अब जाके थोड़ा हुआ है, जब मैं पढ़ता था तब कम था, पेड़ भी अच्छे हैं और हर सेक्टर में अच्छे अच्छे पार्क्स भी हैं।
तो बहुत अच्छा लगता था चंडीगढ़ में रहना। वहाँ काफ़ी चीज़ें हैं, सुखना लेक इज़ देयर, Yeah. तो बहुत बार वहाँ जाते थे हम लोग। और वैसे भी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में काफ़ी एक अच्छा कल्चर है, सीनियर और जूनियर के बीच का इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है, और वो जो हॉस्टल लाइफ है वो काफ़ी अच्छी भी है। तो मुझे तो पर्सनली पंजाब यूनिवर्सिटी काफ़ी पसंद आई। आपकी एंड हॉस्टल लाइफ कैसी थी? अब आपने हॉस्टल लाइफ मेंशन कर दिया हाँ, है तो आप उसके बारे में भी बताइए। देखो हॉस्टल लाइफ में कई चीज़ें थी पंजाब यूनिवर्सिटी में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। जैसे एक वहाँ पे, जैसे अब डीयू के इलेक्शंस होते हैं, हम्म। ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी के भी इलेक्शंस हुआ करते थे। ओके। तो उसमें भी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी, कोई ये जैसे एनएसयूआई हो गया, एबीवीपी हो गया, और ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़। तो काफ़ी एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है उन टाइम के ऊपर, वो 1 डेढ़ महीना जो होता है। आप इन्वॉल्व थे पॉलिटिकल पार्टीज में? ऐसे एक्टिवली नहीं था, बट हाँ मुझे एक पॉलिटिक्स की अच्छी समझ वहाँ से स्टार्ट हुई। जैसे एक बहुत बड़ी चीज़ होती है प्रेसिडेंट बनना पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो कैसे पूरी की पूरी कैंपेनिंग होती है, कैसे वो पूरा प्रोसेस होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट था। वो हर साल होता था इलेक्शंस, तो काफ़ी मज़ा आता था उस 1 डेढ़ महीने के अंदर। काफ़ी सारी कोशिश भी की जाती थी काफ़ी सारे पॉलिटिकल के द्वारा कि कैसे इनके वोट्स अपनी तरफ किए जाएं। तो कई चीज़ें रहती थी, बट वहाँ से एक पॉलिटिक्स की तरफ भी मेरा इंटरेस्ट आया। एंड या अभी भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। तो उसकी स्टार्टिंग मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रेजुएशन में मैंने वो चीज़ विटनेस करी, उस वजह से मुझे आज भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। दैट्स ग्रेट सर। सर आपने मेंशन किया कि आप पंजाब में रहे हैं और उसके बाद आप चंडीगढ़ में आपकी पढ़ाई हुई है। तो पंजाब इज़ सिनोनिमस विद ड्रग्स, तो आपके आसपास आपने कुछ ऐसा महसूस किया या आपके तक इनफिल्ट्रेट हुआ, ऐसा कुछ हुआ? मैम रही बात पंजाब की, तो जो मेरी लाइफ थी वो मोस्टली एक विलेज के अंदर मेरी रही है, या एक छोटे टाउन के अंदर आप कह सकते हो। तो वहाँ पर मुझे इतना ड्रग का इशू ऐसा सच नहीं लगा। हाँ, पंजाब में बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे ड्रग्स कई बार पकड़ी जाती है, काफ़ी सारे यूथ आज के समय इन्वॉल्व हैं, और ये काफ़ी ख़राब बात मैं मानता हूँ। क्योंकि एक टाइम था जब पंजाब काफ़ी प्रॉस्परस था, बट आज के टाइम अगर हमारा युवा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, ये काफ़ी एक मैं बुरी सिचुएशन इसको मानता हूँ। बट पर्सनली मैंने कभी ये चीज़ विटनेस नहीं करी अपने एरिया में, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ 10th क्लास तक ही मैं पंजाब में था। उसके बाद मैं चंडीगढ़ में रहा, तो मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं ऐसा सच हुआ इस चीज़ का। सर एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि यूपीएससी में बहुत बच्चे बिकॉज ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस या गलत डायरेक्शन इन सब में फंस जाते हैं। तो उस पर आपका क्या टेक है? मैम मेरा ऐसा बिलीव है कि देखो, डेफिनेटली एग्ज़ाम टफ है, बहुत सारे चैलेंजेस इसमें फेस होते हैं, पर ड्रग्स तो किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता। ट्रू। तो आप अगर मान लीजिए स्ट्रेस्ड हैं, तो देयर कैन बी डिफरेंट वेज टू डील विद इट। आप किसी एक अच्छे मेंटर से बात कर सकते हो, आप अपने जो हमारा सपोर्ट सर्कल होता है, एक तरह से हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स, आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। जी। और डेफिनेटली अगर हमारे आसपास के दोस्त अच्छे हैं, वो हमें सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। वो हमें कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ड्रग्स कर लो या इस चीज़ में आ जाओ तो आपका यू विल फील बेटर। नो, दैट इज़ नॉट द केस। तो आई थिंक ये जो अगर ऐसा है यूपीएससी एस्पिरेंट्स, अगर मान लीजिए ओआरएन या किसी भी और जगह के ऊपर ऐसा है, तो ये ख़राब कल्चर है और हमारे युवाओं को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स अपनी बात को समझें कि हमारा यहाँ पे पर्पस क्या था। हमारा पर्पस है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं दिल्ली में, या जहाँ से भी हम पढ़ाई करते हैं। तो ड्रग्स में आना एक सही चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। जी, होपफुली आपकी बात सुनकर बहुत लोग जो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही डायरेक्शन पर आएंगे। और आपने मेंशन किया कि चंडीगढ़ में आपकी पढ़ाई हुई, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी चंडीगढ़ लाइफ कैसी थी, हॉस्टल लाइफ कैसी थी, वहाँ पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस से आपको आगे क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वो अपने में ही एक बहुत ही अच्छी और बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। जी मैम। मैम मुझे दो चीज़ें मेजरली खासकर अच्छी लगी हॉस्टल लाइफ के बारे में। एक तो था कि हॉस्टल लाइफ रहने से ना इंसान बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है। पहले हम अपने घर पे होते हैं, तो घर पे हर एक काम हमारे लिए कोई ना कोई कर देता है। पर जब हम एक हॉस्टल में आते हैं, एक जूनियर और सीनियर के बीच में बातचीत होती है, एक साथ में आप किसी के साथ एक रूम शेयर करते हो। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में तो हमने अलग अलग तरह के लोगों से बातचीत करी है। जैसे उसमें टोटल 75 अलग अलग कॉलेजेस थे। उसमें इंजीनियरिंग के लोग भी थे, एमबीए के भी थे, डेंटल के भी थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स के थे। तो वो जो एक तरह से आपका इंटरेक्शन होता है ना हॉस्टल लाइफ के अंदर, वो आपको लाइफ के लिए काफ़ी रेडी करता है। ट्रू। काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे स्टार्टिंग में जब जाते हैं, तो मैं उसको रैगिंग वर्ड नहीं बोलूँगा, बट एक इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट जूनियर और सीनियर के बीच में। तो वो भी जो इंटरेक्शन होती है, उससे भी हमारा जो एक झिझक होती है लोगों के साथ बातचीत करने की, वो भी एक तरह से बाहर निकल के आती है।
दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी की है, वो है पंजाब यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के इलेक्शंस बहुत ही पॉपुलर हैं। जी। उसी तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन भी बहुत पॉपुलर हैं। उसमें भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपकी एबीवीपी, एनएसयूआई एंड कुछ वहाँ की जो लोकल पार्टीज़ भी हैं वो भी वहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं। तो वो पूरा जो 1 से 1.5 महीना होता है, जो पॉलिटिक्स का पूरा माहौल रहता है, तो वो भी काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाता है हमें। उसमें भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे इंश्योर करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी तरफ आएँ। एक जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन होता है उसका एक छोटा सा हिस्सा हमें, उसका एक छोटा सा वर्जन हमें देखने को मिलता है। एक आइडिया लगता है उस पॉलिटिक्स का। और मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा जो पॉलिटिक्स में एक बहुत हैवी इंटरेस्ट है, उसका एक कारण वहाँ पे जो पॉलिटिक्स मैंने अपनी आंखों से देखी, लोगों को देखा कि क्या क्या टेक्निक्स वो अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से भी मुझे एक स्टार्टिंग में इंटरेस्ट आया। आप इलेक्शन में खड़े हुए थे वहाँ पर? नहीं, इलेक्शन में कभी खड़ा नहीं हुआ, बट काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है खुद। एंड जैसे उनमें से बहुत सारे लोग अब जैसे हरियाणा में एमएलए का चुनाव भी लड़ चुके हैं, कोई पंजाब में भी एमएलए का चुनाव लड़ चुका है। ठीक है, इनफैक्ट एक हमारे उस टाइम प्रेसिडेंट बने थे दिव्यांशु बुद्धि राजा सर। Okay. तो वो एमपी का चुनाव लड़े थे अभी जो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस थे, हरियाणा से ही। That's तो देयर great. हैव बीन मैनी सच केसेस जो कि अच्छे एग्जांपल्स पंजाब यूनिवर्सिटी से निकले हैं। थोड़े कुछ ख़राब भी निकले हैं, दैट हैव ऑल्सो बीन द केसेस, बट एक अच्छा स्टार्टिंग उनका वहाँ से रहा है। हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा इन इलेक्शंस पे, चाहे वो डीयूसीयू का इलेक्शंस हो या पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस हो, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो आपका उस पर क्या, क्योंकि आप पॉलिटिकली अब बहुत ज़्यादा उस डायरेक्शन में अब आप इंक्लाइंड हो और समझ हो गई है, जी। तो आपका क्या टेक है उस पर? देखिए, ये जो पैसे का इस्तेमाल है, इसको मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं मानता। क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या इवन आपके जो इस तरह से यूनिवर्सिटी इलेक्शंस होते हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें कोशिश की जाती हैं। किसी जगह कई बच्चों को सर साथ में खिलाने ले गए, या फिर जैसे आपने कहा कि कई बार ड्रग्स का भी इस्तेमाल हो सकता है कि कुछ कुछ जगह पे होता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हो रहा है, बट देयर माइट बी सम केसेस ऑल्सो जहाँ पर ये हो रहा होगा। अगर तो उन केसेस में क्या होता है कि इलेक्शंस तो गलत डायरेक्शन में जाते ही जाते हैं पैसे के मिसयूज़ की वजह से। दूसरी बात है, स्टूडेंट्स के अंदर भी जो माहौल है वो ख़राब होता है। जी। इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं पॉलिटिक्स के, बट जो ये बहुत ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल हो गया और बहुत ज़्यादा जो पोलराइजेशन करने की कोशिश है, ये अपने आप में गलत चीज़ है। बट मैं डेफिनेटली सपोर्ट करता हूँ जो स्टूडेंट इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि यहीं से हमारे पास स्टूडेंट लीडर्स निकल के आते हैं। True. बहुत सारे जैसे अरुण जेटली सर जैसे हैं, तो वो भी यहाँ पे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही निकल के आए हैं। एंड इस तरह आज के टाइम के ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आगे जाके एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट बनते हैं और देश के लिए काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। यस सर। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स के बेसिक एप्रीहेंशंस और क्वेश्चंस में। जी। आपको सीसैट का किंग भी माना जाता है, तो आजकल सीसैट बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, उसको कैसे टैकल किया जाए? जी, देखिए, सी सेट अनप्रडिक्टेबल हो गया, इसमें बिल्कुल सही बात है आपकी। और ये खासकर हुआ है पिछले 3 या 4 साल में। स्पेशली 2023 के प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो शायद वो सबसे टफेस्ट प्रीलिम्स था अब तक का। जी। बाकी प्रीलिम्स फिर भी मैं डिसेंट ही मानता हूँ, पर 23 का प्रीलिम्स एक ऐसा था जो काफ़ी टफ था। अब इसका एक सबसे बड़ा मैं रीज़न ये मानता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे 3 सेक्शंस आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब स्टूडेंट्स नॉर्मली पहले क्या करते थे, वो इनमें से 2 सेक्शन अच्छा करने की कोशिश करते थे और एक सेक्शन वो पूरी तरह से छोड़ के चले जाते हैं। किसी के क्वांट रीजनिंग अच्छे हो सकते हैं, वो आरसी पूरा छोड़ देते हैं। किसी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग कर लेता है, वो क्वांट पूरा छोड़ देता है। अब इसमें दिक्कत पता क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि हर साल यूपीएससी एक पर्टिकुलर सेक्शन को टफ पूछ रहा है। अगर 2023 की बात करूँ तो उस साल क्वांट काफ़ी टफ था, बट ऑन द अदर हैंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ज़्यादा ईजी पूछा गया था। जी। 2024 की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ था पर क्वांट ईजी हो गया। 2025 की बात करें तो क्वांट के कुछ सेक्शंस टफ थे, पर फिर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मॉडरेट लेवल का कर दिया। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने मान लो सिर्फ 2 सेक्शन अच्छे से किए हैं, एक पूरा छोड़ दिया है, उसको दिक्कत आने वाली है। ओके। 23 का जिसने मान लो किसी स्टूडेंट ने क्वांट और रीजनिंग करके गया, अब क्वांट मुश्किल आ गया, वो कर नहीं पा रहा एग्जाम के अंदर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो छोड़ के गया था, तो 2 सेक्शन उसके वहीं ख़त्म हो गए। तो इसीलिए जो अप्रोच है ना कि 2 सेक्शन करके जाना है और 1 सेक्शन छोड़ के जाने वाली, इसको मैं सही नहीं मानता। आप तीनों सेक्शन करके जाइए। ये तो नहीं पॉसिबल कि तीनों में आप एक्सपर्ट हो जाओ, पर एक बेसिक, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग तीनों की अगर हो, एक डिसेंट लेवल अगर आप पहुंच चुके हैं तीनों के अंदर, तो आपको डेफिनेटली 100 से ज़्यादा मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा समय लगेगा,
बट आप आराम से अश्योर्ड हो जाओगे कि सी सेट कभी आपका नहीं रुकेगा। तो वो बेसिक स्टेप्स क्या होंगे तीनों में, एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देंगे कि वो बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग कैसे लाए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए और कितने समय में वो पूरा होना चाहिए, आइडियल टाइम क्या है प्रिपरेशन सी सैट के प्रिपरेशन का? जी मैम। मैम इसमें कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये है कि आप पहले अपने आप को असेस कीजिए कि आप अभी करेंटली किस लेवल पे हो। अब जैसे मैंने अपना बताया, मेरा क्वांट रीजनिंग हमेशा से अच्छा रहा है। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनकी एक बहुत आदत रही होती है नॉवेल्स पढ़ने की, तो वो उनके पास एक एडवांटेज होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो अच्छा करते हैं। तो पहले तो आप एक बार अपने आप को असेस कर लीजिए PYQ का एक पेपर लेके कि आप अभी करेंटली किस लेवल के ऊपर हैं। तो इसीलिए हर किसी के लिए टाइम अलग अलग होगा इस सी सेट को कवर करने के लिए। दूसरी बात, एक बार आपने देख लिया कि आप कहाँ पे हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं। वहाँ से स्टार्ट होगी जर्नी अपने आप को बेहतर बनाने की। जी। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको अपने हर एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी है। जैसे मान लेते हैं अगर क्वांट में हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक है, तो नंबर सिस्टम में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें आपका रिमाइंडर आ गया, उसमें आपका डिविजिबिलिटी रूल्स आ गया, उसमें LCM HCF आ गया, फैक्टर्स आ गए, यूनिट डिजिट आ गए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आप एक एक टॉपिक उठाइए, उनको आप पढ़ना स्टार्ट करो राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। अब जैसे मैं भी हूँ, बाकी और फैकल्टीज़ भी हैं, जिसका भी आपको अच्छे से समझ आता है, अब वहाँ से एक पर्टिकुलर टीचर पे फोकस करो एंड उनके आप लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर सकते हो। अब ये लेक्चर्स क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि इससे आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाते हैं। कई बार क्या होता है ना, आप एक बुक उठाते हो, जी। आप पढ़ तो लेते हो पर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो Exactly. एक बार आपने किसी के लेक्चर्स गो थ्रू कर लिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चीज़ है दैट इज़ द प्रैक्टिस। अगर सी सेट में अच्छा करना है तो प्रैक्टिस के अलावा कोई चीज़ नहीं आपको मदद कर सकती। कई बार ना स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर देख लेते हैं, वो कहते हैं सर हमसे समझ भी आ गया, पर खुद से क्वेश्चन नहीं बन पाते एग्ज़ाम के अंदर। उसका रीज़न यही है कि आपने लेक्चर्स को एक नेटफ्लिक्स की मूवी की तरह देखा है शायद, कि हाँ बैठे हुए हैं, सर सॉल्व कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, हो जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। बट दिस इज़ नॉट हाउ सी सेट वर्क्स। True. आपको पढ़ना है, बिल्कुल समझना है, पर समझने के साथ जब तक आप पेन पेपर लेकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप सी सेट में अच्छा कर पाएँ। तो प्रैक्टिस 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 इज़ द की। तो पहले कंसेप्ट्स कर लिए, दूसरा आपने खुद अपने एंड पे प्रैक्टिस कर ली, तीसरा जो भी डाउट्स वगैरह आएंगे वो आप अपने मेंटर से अपने डिस्कस करो। इसके अलावा जो चौथी मैं चीज़ बताना चाहूँगा वो मैं ऐसा मानता हूँ कि विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 90% एस्पिरेंट उसको मिस कर देते हैं, वो है मॉक्स। मॉक्स ना हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। सी सेट का पेपर मुश्किल कभी नहीं था, जी। इवन 23 का पेपर भी मैं मुश्किल नहीं समझता। सी सेट के पेपर में जो 23 में बच्चों ने गलती की है वो टाइम मैनेजमेंट की गलती करी है। अब हमारे पास 80 क्वेश्चंस हैं, अगर मान लो किसी भी साल ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चंस कितने आए हैं, 15 जी। या मान लो 20, चलो एक मान लो 25 भी मान लिए, इससे ज़्यादा कभी आप टफ में कैटेगराइज कर ही नहीं पाएंगे आउट ऑफ 80। तो आप 80 में से 20 हटा दो क्वेश्चन, बाकी 60 क्वेश्चंस को देखो, क्या वो 60 क्वेश्चन नहीं हो सकते? हो सकते हैं। आप उन 20 क्वेश्चन पे फोकस मत करो, जो 60 क्वेश्चन है उन पे आप ध्यान दो। ये चीज़ आएगी नहीं अपने आप से, ये चीज़ मॉक्स आपको सिखाते हैं। सी सेट में जितना इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या करना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि क्या छोड़ना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट लेने वाले होते हैं। वो क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट कर लिए तो आप सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हो अपनी सी सेट में। स्टूडेंट्स की एक गलती रहती है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैं 50 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाया, टाइम ख़त्म हो गया, आखिरी के 30 क्वेश्चन मैं देख ही नहीं पाया। हो सकता है कि जो सबसे आसान क्वेश्चन थे वो 30 क्वेश्चन थे लास्ट में, पर आपने वो पूरी तरह से मिस ही कर दिए, राइट। ये टेक्निक आपको हमेशा मॉक से ही सीखनी पड़ेगी। अगर आप जितने ज़्यादा मॉक्स देंगे उतना ज़्यादा अच्छे से टाइम मैनेजमेंट होगा, पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, पहले कौन सा सेक्शन अटैम्प्ट करने में ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो, ये सारी चीज़ें आप मॉक से ही सीखते हो। जी सर। एक मैं और बात आपको बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको मॉक्स देने चाहिए वो उसी टाइम पीरियड में देने चाहिए जब आपका रियल एग्ज़ाम हो। ओके। जैसे दोपहर के टाइम हमारा सी सेट का रियल एग्ज़ाम होता है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कई बार सुबह के टाइम के ऊपर एग्ज़ाम देने की कोशिश करते हैं तो उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, बट रियल एग्ज़ाम में मार्क्स कम हो जाते हैं। अब पता क्या है, जैसे अब नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा तो देखो उस दिन क्या होगा ना कि हम कहीं अपने घर से दूर होंगे
उस दिन जी। सुबह सुबह हमें टेस्ट सेंटर जाना होगा, फिर सुबह 9:30 से 11:30 का पेपर देना होगा, उसमें आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बहुत सारा स्ट्रेस होगा उस 2 घंटे के अंदर। फिर बीच में लंच ब्रेक होगी जो आपकी 3 घंटे की ब्रेक रहती है, उसमें भी फिर इधर उधर बातें बुतें होंगी कुछ ना कुछ। इस पूरे दिन के स्ट्रेस के बाद आप अपना दोपहर को एग्ज़ाम दे रहे होंगे। ट्रू। अब एक स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा है सुबह सुबह फ्रेश माइंड के साथ, और रियल एग्ज़ाम में आपको पूरा 7-8 घंटे का ये जो पूरा स्ट्रेस आपने पूरा दिन विटनेस किया है उसके बाद एग्ज़ाम देना है, तो मुश्किल आएगी ही आएगी। हमने अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन ही नहीं किया उस टाइम पीरियड के अंदर अच्छा करने के लिए। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि सुबह पढ़ते हैं, दोपहर में सो जाते हैं और फिर शाम को पढ़ते हैं। अब मेरा जो मतलब अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है तो उसका 2 से 4 या 2 से 5 वाला टाइम पीरियड उसका सोने का टाइम पीरियड है। जी। अब एग्ज़ाम देने जाएंगे उस दिन, तो उस दिन भी मतलब हम बहुत ही लेथार्जिक फील कर रहे होंगे उस टाइम के अंदर, हमारा माइंड चल ही नहीं रहा उस टाइम के ऊपर। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रैक्टिस करें, हम मॉक टेस्ट दें और उसी टाइम पीरियड के अंदर दें जो यहाँ पे रियल एग्ज़ाम के दिन होगा। तो सी सेट के लिए मॉक टेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नॉर्मली 90% बच्चे ये मिस करते हैं। जी वो सर। कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं, डाउट्स वगैरह भी एड्रेस करवा लेते हैं, पर कभी मॉक्स नहीं देते। मेरा ऐसा मानना है कि मेरे जो सी सेट में इतना कंफर्टेबल हो पाया हूँ उसका रीज़न मैं सबसे इंपॉर्टेंट मैं मॉक टेस्ट को मानता हूँ। जी तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी स्टूडेंट्स को मिस नहीं करनी चाहिए। पिकिंग अप फ्रॉम वॉट एवर यू सेड, तो जब हम एग्ज़ाम के दिन जाते हैं जी। उस दिन फियर अलग ही होता है। एक साइकोलॉजिकल फियर भी एक आजकल एस्पिरेंट्स के बीच में है कि सीसैट टफ है, पहले से ही है। क्या ये मार्केट ने इन्फ्यूज़ किया है कि और लोग सीसैट के कोर्सेज ले, या सच में सीसैट डिफ़िकल्ट है? और ये साइकोलॉजिकल फियर को हम ओवरकम कैसे करें? बिकॉज पहले से ही एक फियर आ जाता है जब आप एग्ज़ाम में, भले ही आप मॉक टेस्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर लें, बट द डे यू आर सेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन, उस दिन वो फियर रहता ही है, क्योंकि वो रियल एग्जामिनेशन होता है। आप कितने भी मॉक टेस्ट लगा लें, वो एग्ज़ाम फियर नहीं जाता है, क्योंकि एक पहले से ही प्री बिल्ट चीज़ें हैं कि नहीं सी सैट इज़ डिफ़िकल्ट। तो जब उस दिन पेपर सामने आता है तो वो फियर ओवर पार कर जाता है। आपकी बात मैम बिल्कुल सही है कि मॉक्स एक अलग चीज़ है और रियल एग्ज़ाम एक बिल्कुल अलग गेम होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको कैसे मैनेज करें? देखो, पहली चीज़ तो ना साइकोलॉजिकली ही आपको रेडी रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अब ये जो माइंडसेट है कि हम सी सेट की जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम यही सुनते हैं कि सी सेट मुश्किल है। हमने कहानियाँ सुनी होती हैं कि हाँ, इस स्टूडेंट का जीएस में इतना स्कोर आ रहा था पर सी सेट में रह गया। तो वो हमारे दिमाग में इतना बिल्डअप हो चुका है कि हम एक बायस्ड नोशन के साथ ही जाते हैं कि सी सेट मेरे से तो होगा ही नहीं, या मैंने 10th क्लास के बाद कभी सी सेट पढ़ा ही नहीं तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा इस चीज़ को। देखो, अगर ये माइंडसेट है तो मेरा तो ऐसा मानना है कि इस माइंडसेट के साथ तो आपको, अब क्या बोलूँ, कोई भी आपको पढ़ा दे फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। आप नोटिस करो ना, आप इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका माइंडसेट तो सही रख के ही चलना पड़ेगा आपको। इस एग्ज़ाम का सक्सेस रेशो बहुत कम है, तो अगर आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि मेरा तो होगा ही नहीं, तो मेरा मानना है फिर तो नहीं होगा। बट अगर आप ये अपने दिमाग में लेके चलें कि हाँ, चीज़ें मुश्किल हैं, पर अगर मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 498 है, उत्कर्ष श्रीवास्तव नाम है उनका। वो करेंटली आईआरएस ऑफिसर हैं, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले बात भी हुई, अभी लिबासना में ही थे वो। तो उनसे मेरे डिस्कशन हुआ। अब उनके दिमाग में भी ना बहुत सारे डाउट्स थे कि सर मेरे तो ग्रेजुएशन में आई थिंक उनके 50% के आसपास मार्क्स थे। एक बार उनका आई थिंक 2022 या 23 में उनका सी सेट नहीं हुआ था, उसके बाद ही बिकेम माई स्टूडेंट 23 के बाद। तो उनके भी दिमाग में ये चीज़ थी कि यार सी सेट इतना मुश्किल है, मेरे ग्रेजुएशन में नंबर बड़े कम है, मैं कैसे करूँगा। बट उनको अपने आप पे एबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा था जी। कि भले ही मैंने ग्रेजुएशन में जैसा मर्जी किया हो, मेरा पास्ट कैसा भी रहा हो, बट अगर मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ, खूब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा प्रोसेस सही है, तो रिजल्ट भी सही आएगा। और ये सिर्फ सी सेट की बात नहीं है, ये उनका डर इंटरव्यू के दिन भी था। वो कह रहे थे कि सर मैं तो एक छोटे से गांव से हूँ, या गोरखपुर से आते हैं, मतलब कि जो तैयारी की है एक छोटे एरिया में की है, एंड कभी बैकग्राउंड कुछ खास नहीं रहा। अब इंटरव्यू के टाइम के ऊपर एक साथ में उनके स्टूडेंट जो बैठा हुआ है वो एम्स से उसने एमबीबीएस कर रखी है, एक साथ में स्टूडेंट है वो आईआईटी से है, आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट है। तो उसको भी एक डर लग रहा है कि मैं इनके साथ कैसे कम्पीट करूँगा। पर पॉइंट इन द एंड यही आता है कि अगर आपको अपने तैयारी पे भरोसा है, अगर आपने मेहनत पूरे शिद्दत से करी है, तो आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। जी। ठीक है, तो इसीलिए आप जब
रियल एग्ज़ाम के दिन जाएंगे, आप अपना उस प्रोसेस को याद करो कि जो मैंने पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल जो मैंने डेली बेसिस के ऊपर अपने कंसेप्ट्स पे, अपने प्रैक्टिस पे, अपने मॉक्स पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैंने ध्यान दिया हुआ है, तो मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है। जी सर। तो जब आपके ऊपर आपके एक कॉन्फिडेंस होता है तो डेफिनेटली वो चीज़ दिखती भी है एग्ज़ाम के अंदर। तो आई थिंक इससे ही हैंडल हो पाएगा। सर एक चीज़ मिस हो गई इसमें कि सच में ऐसा है कि सीसैट मुश्किल है कि मार्केट इन्फ्यूज्ड फियर है कि लोग और ज़्यादा लें कोर्सेज? देखो, ये दोनों चीज़ें हैं, मैं इसका दोनों का कॉम्बिनेशन इसको मानूंगा कि एक ये बात फैक्ट है कि सी सेट पहले के मुकाबले टफ हुआ है, ये तो एक फैक्ट है, बट उतना भी टफ नहीं है कि जितना इसको शायद हमने बना दिया है प्रॉब्ली। ठीक है, तो जैसे अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस काफ़ी सारे आसान भी होते हैं, पर दिखाया उनको ऐसा जाता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही टफ चीज़ है, आप नहीं करोगे तो लोगों का नहीं होता। कई बार ऐसे थंबनेल्स भी आजकल यूट्यूब के ऊपर इस तरह से बनाए जाते हैं। तो मैं इसको दोनों का कॉम्बिनेशन मानता हूँ कि इट इज़ बोथ वेज। एग्ज़ाम टफ भी हुआ है, पर थोड़ा सा मार्केट ने, थोड़ा सा हमारे सीनियर्स ने, या जो भी आप कहना चाहो, उन्होंने भी थोड़ा सा एक इसके पीछे रोल प्ले किया है कि इस एग्ज़ाम को ऐसा दिखाया जा रहा है कि उतना टफ हो गया है। ऑल्सो सर, वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, अभी हम एग्ज़ाम में पेपर अटेम्प्ट की बात कर रहे थे, तो कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में करना चाहिए? कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका होना चाहिए आपके जी, अकॉर्डिंग? इसके लिए एक सिंपल स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ, वो है राउंड स्ट्रेटजी, मैं उसको बिलीव करता हूँ। ओके। इसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि अगर एक 80 क्वेश्चंस का हमारे सामने पेपर है, तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। इजी, मॉडरेट और हार्ड का मतलब मेरा यहाँ पे टाइम से है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप रफली 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 2.5 मिनट या 3 मिनट लेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन है या तो आपसे सॉल्व होंगे ही नहीं, या सॉल्व करने के लिए 4-5 मिनट लेंगे। तो आपको हमेशा एग्ज़ाम है इसी ऑर्डर में सॉल्व करना चाहिए। पहले राउंड में आप इजी वाले करें, सेकेंड राउंड में मॉडरेट वाले करें। अगर एग्ज़ाम में टाइम बचता है तब आप हार्ड की तरफ जाएं। अब डाउट ये आता है कि सर कैसे पता लगेगा कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होगा, कौन सा 2 मिनट में होगा? इसका सिंपल रीज़न आंसर है, वो है हमारी प्रैक्टिस। जब मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है ना, तो मैं क्वेश्चन देखते सार ही बता सकता हूँ कि ये मैं 1 मिनट में कर सकता हूँ, ये मैं कर लूँगा पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, या फिर ये क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं कर ही नहीं सकता। राइट, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जो मैंने मॉक टेस्ट वाली बात करी ना, वो मॉक टेस्ट आपको इसी में मदद करेंगे इस चीज़ के लिए कि आपको समझ आ जाएगा उन क्वेश्चंस को देखते सार ही कि कौन सा क्वेश्चन किस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। अब रही बात कि किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए, कौन सा सेक्शन पहले अटैम्प्ट करना है, ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरे लिए ये चीज़ अलग हो सकती है, आपके लिए चीज़ अलग हो सकती है, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ्स आपकी स्ट्रेंथ से अलग है, मेरी कमज़ोरियाँ आपकी कमज़ोरियाँ से अलग हैं। ट्रू। सो दैट इज़ वाई जब आप मॉक्स दोगे, आप ट्राई कीजिए अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस। आप देखिए कि हाँ, जब मैं ऐसे करता हूँ तो मेरे नंबर रफली इतने आते हैं, और अगर सिमिलर पेपर को मैं इस अप्रोच के साथ अटैम्प्ट करता हूँ तो मेरे नंबर यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो जो मॉक्स होंगे वो आपको अपने आप बताते रहेंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है। मेरा मानना है कि स्ट्रेटेजी बता देना सही चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच है नहीं। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि जो राउंड स्ट्रेटजी वाली मैंने बात की ना, कि पहले इजी करिए, फिर मॉडरेट वाले क्वेश्चंस कीजिए, फिर हार्ड क्वेश्चंस कीजिए, ये ज़रूर वर्क करती है। क्योंकि आपने इजी क्वेश्चन ना ही इससे मिस किए और ना ही आपने उनको छोड़ा है, मतलब उनको। तो आई बिलीव अगर आप सी सेट में इजी क्वेश्चन गलत नहीं करते, इजी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आते, तो आपका सी सेट पक्का ही पक्का होगा। सी सेट कभी इसलिए नहीं रुकता कि आपसे कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं हुए। सी सेट आपका इसलिए रुकता है क्योंकि या तो आप इजी क्वेश्चन छोड़ के आते हो या आप उनको गलत करके आते हो। जी सर। जी। इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स फेमस हो रखे हैं। जी। आपका क्या टेक है उस पे कि क्या हमें ट्रिक्स की ओर जाना चाहिए या बेसिक्स की ओर जाना चाहिए? जी, देखिए, इसमें भी अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो आजकल बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ट्रिक्स से हो पाते हैं। राइट, वो डेफिनेटली मार्केट में बहुत सारी फॉर्मूला बुकलेट्स आती हैं, बल्कि इनफैक्ट मैंने भी एक फॉर्मूला बुकलेट बनाई हुई है। वो इस पर्पज़ से बनाई गई है ताकि स्टूडेंट्स लास्ट मिनट पे एक जगह के ऊपर वो रिवीजन आसान कर पाएँ। बट इट इज़ नॉट दैट कि आप सिर्फ फॉर्मूलाज या ट्रिक्स रट के चले जाएंगे और आपसे सी सेट का पेपर बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला बेसिक चीज़ है हमारे फंडामेंटल्स, हमारे कॉन्सेप्ट्स। उसके ऊपर ट्रिक्स आपको मदद कर सकती हैं।
जी। पर अगर आपके फंडामेंटल्स ही अच्छे नहीं हैं तो ट्रिक से आप 4-5 थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर ज़रूर लोगे, पर ऐसा नहीं है कि आप सीसेट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो पहले बेसिक्स, पहले फंडामेंटल्स, वो पिलर आपका खड़ा करेंगे। पिलर के ऊपर आप जितनी इमारतें बनानी है वो बना लो, पर जब तक पिलर अच्छा नहीं है, जब तक आपका सॉरी बेस अच्छा नहीं है, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता सीसेट में। बिल्कुल सर। जैसे ट्रिक्स फेमस हो रहे हैं, वैसे बहुत ज़्यादा मैराथन क्लासेस भी फेमस हो रही है। बच्चे क्या करते हैं, एक हफ्ते पहले एग्जाम्स के वो मैराथन क्लासेस देखकर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जी। तो मैराथन क्लासेस यूज़ कैसे करनी, क्योंकि अब तो हर जगह यही ट्रेंड है कि एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले मैराथन क्लासेस अपलोड की जाती हैं। तो उसको कैसे यूज़ करना है? बच्चे उसे सिर्फ एज अ होल यूज़ कर रहे हैं, जी। तबकि वो शायद एंड प्रिपरेशन की रिवीजन के लिए होती हैं। सर, अब हम आते हैं टाइमलाइन पे। बच्चों को कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि कब से स्टार्ट किया जाए, दिसंबर से कि 2 महीने पहले से। एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए जिस समय से हमें सीसैट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? इसके दो आंसर्स हैं। एक तो हो सकता है कि जैसे अगर मान लीजिए हमारा प्रीलिम्स मई में होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स इसको जुलाई के आसपास स्टार्ट करते हैं। अब उनका पर्पस क्या होता है ना जुलाई से स्टार्ट करने का, कि वो साथ साथ में जीएस और ऑप्शनल भी करना चाहते हैं, और डेली का मे बी 1-1 घंटा दे के अपने सी सेट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड अप्रोच। अगर आप रेगुलर नहीं चाहते सी सेट की तैयारी करना, या आपको लगता है कि लास्ट में थोड़ा डर भी हो जाएगा अचानक से, तो आप डेली बेस पे 1 घंटा, या वीक में 3 दिन, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप जुलाई के आसपास स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरा टाइम है वो नवंबर या दिसंबर का है, रफली 5 महीने पहले। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रफली 3 महीने इसको अच्छे से दे पाएँ, डेली 3 घंटे के आसपास, तो आपका सी सेट काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। अब अगर वो 3 महीने आपको देने हैं डेली 3 घंटे के आसपास, तो वो जुलाई से आप करोगे तो भी आपका धीरे धीरे आप स्पेस तरह से आप उसको कर सकते हो, कि मान लो हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन मैं कर रहा हूँ। जी। मेरे कहने का मतलब सिंपल है कि आपको 150 घंटे देने हैं, मतलब सी सेट को मोटा मोटा 150-200 घंटे। अब 150-200 घंटे इनफ है? मतलब चलो थोड़ा और प्रैक्टिस और ले लो, थोड़ा मतलब 200 घंटे के आसपास आपको करने होंगे। ओके। अब वो क्या हो सकता है कि अगर हम 1 साल पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा धीरे धीरे उसको पढ़ सकते हैं। जी। अदरवाइज अगर हम दिसंबर में तैयारी करें तो फिर हमें डेली के 2 घंटे 3 घंटे देने पड़ेंगे। आखिरी 1 महीना तो मैं सही नहीं मानता उसको, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आखिरी 1-1.5 महीने में हमें जीएस के सब्जेक्ट्स की रिवीजन भी करनी है, मॉक्स भी देने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो उस टाइम के ऊपर सी सेट को कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए बेस्ट टाइम या तो आप जुलाई में स्टार्ट करो, या फिर दूसरा है आप नवंबर या दिसंबर में स्टार्ट करें। क्या ये टाइम पीरियड उन बच्चों के लिए भी सुटेबल है जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से और जिनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है? जी, इतना टाइम काफ़ी है, गिवन द फैक्ट कि आप सही सोर्सेज से पढ़ें। ओके। बहुत सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में, बहुत सारी बुक्स भी हैं, पर काफ़ी सारी बुक्स ऐसी हैं जो अब यूपीएससी के लिए रेलेवेंट नहीं रही। तो अगर आप सही तरह से पढ़ रहे हैं, सही मॉक्स को दे रहे हैं, पीवाईक्यू की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इतना टाइम काफ़ी है। अगर आप गलत बुक्स पढ़ रहे हैं, रैंडमली कोई भी आपके सामने आपका कोई दोस्त आता है कि चलो आज ये पढ़ लो, कल को ये पढ़ लेना, कोई तीसरा बंदा आके ये बोल देता है, तो फिर आप गलत पढ़ते रहोगे, तो जितना मर्जी टाइम लेते रहो वो तो काफ़ी कभी रहेगा ही नहीं। बट अगर आप सही सोर्सेज से पढ़ रहे हैं तो 3 महीने रफली इज़ अ गुड इनफ टाइम। सही सोर्सेस क्या है? अब देखिए मैम, मैं वही कह रहा हूँ कि ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। जैसे मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं ही बेस्ट हूँ, मतलब और भी हमारे पास इंडस्ट्री में फैकल्टीज़ हैं। तो आपको जिस फैकल्टी से समझ आता है, पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ ये है कि आप पीवाईक्यूज़ से करें, क्योंकि पीवाईक्यूज़ तो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा एक कोई भी आपको टेस्ट सीरीज़ जो आप ठीक लगे। अब वो टेस्ट सीरीज़ क्या होती है ना, कि ऐसी टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए जो यूपीएससी के क्वेश्चंस को कुछ हद तक मैच करे। काफ़ी बार मैंने देखा है कुछ ऐसी टेस्ट सीरीज़ हैं जो इसके क्वेश्चन को जानबूझ के थोड़ा डिफिकल्ट बना देती हैं, उस वजह से वो क्वेश्चन थोड़े कैट लेवल की तरफ चले जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस बना देते हैं कुछ टेस्ट सीरीज़ वाले कि जो थोड़ा एसएससी लेवल की तरफ चले जाते हैं। अब ये दोनों ही अप्रोचेस गलत हैं। हमें यूपीएससी स्पेसिफिक यहाँ पे रहना चाहिए। तो कोई ऐसी टेस्ट सीरीज़ जो आपको मिलती है मार्केट के अंदर जो आपको यूपीएससी स्पेसिफिक हेल्प करे उसके, तो ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इसके लिए। जी सर। इसमें बात ये भी आ जाती है कि सबके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज इन द सेंस इतने पैसे नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ खरीद सके। तो उस केस में बच्चे क्या करें? और इतना ज़्यादा भले ही डिजिटल इन्फिल्ट्रेशन है, जी। फिर भी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस केस में आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए? जी, इस केस में मैम पहली चीज़ तो यही है कि अगर हम पिछले
12-13 साल के ही यूपीएससी की PYQs भी देखें, वहीं से काफ़ी सारी अच्छी प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कंटेंट मिल जाता है। जी। मोटा मोटा ये 1000 के आसपास क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर हम पिछले 12 साल के क्वेश्चंस को देखें। तो क्या ये इनफ होंगे? नहीं, एनएफ तो नहीं होंगे, बट एक आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। जी। दूसरी बात यह है कि आप एक बुक ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, मैंने खुद भी इस बार एक बुक लिखी है CSAT के रिगार्डिंग ही। उसमें मैंने इंश्योर ये किया है कि मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रैक्टिस में दिक्कत है, जी। जो चाहते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों, तो वो पर्सनली मैंने ही खुद काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, बाकी मेरी टीम ने भी कुछ हद तक हेल्प करी है, पर मेजॉरिटी क्वेश्चंस मैंने ही उसमें यहाँ पे बनाए हैं, ताकि स्टूडेंट्स को एक ऐसा बुक मिल पाए जहाँ पर वो एग्ज़ाम रेलेवेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएँ। तो उसको किया जा सकता है साथ में। पर सबसे पहली चीज़ है PYQs। मैं तो अपने सेशन में बोलता भी हूँ कि एक तो जो लेक्चर के क्वेश्चंस है वो, एक जो प्रैक्टिस शीट्स उनको दी जाती हैं वो, और एक PYQs। ये सारी चीज़ें तो नॉन नेगोशिएबल हैं जो उनको करनी ही चाहिए। PYQs आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, वो तो आपको करने ही हैं। साथ में आप चाहो तो मेरी एक बुक जो है उनको आप गो थ्रू कर सकते हो। तो सर क्या बच्चों को ओल्ड राजेंद्र नगर या ऐसी सिटीज़ में आकर प्रिपेयर करना चाहिए या ऑनलाइन भी कर सकते हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन रेलेवेंट था आज से 6-7 साल पहले। आज 2025-26 के अंदर ये क्वेश्चन उतना रेलेवेंट रहा नहीं है। बहुत सारे, अब तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स बल्कि ऐसे हैं जो ORN से बाहर से ही तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ORN में क्या अच्छा मिलता है, मतलब ORN में इसकी आपको एक माहौल मिल जाता है। जी। यहाँ पर लाइब्रेरीज़ हैं, यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो लाइक माइंडेड होते हैं, उनके साथ आप एक अच्छा ग्रुप बनाकर अच्छी डिस्कशंस करके अपने आप को बेहतर बना सकते हो। आई पर्सनली सीन सम स्टूडेंट्स कि मान लो 3 लोगों का उनका एक रूम है, जी। अब वो तीनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि तीनों के तीनों का सिलेक्शन हो हो जाता है। जाता है। इसके उल्टे केसेस भी हैं हमारे पास कि कि हम एक दूसरे की मदद करने की बजाय एक दूसरे की तैयारी में रुकावट बन जाते हैं। तो दोनों तरह के केसेस हैं। बट अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो घर पर रहकर डेडिकेटेड तरह से तैयारी कर सकता है, तो आई थिंक अब हर एक चीज़ अवेलेबल हो चुकी है ऑनलाइन। जी। फॉर एग्जाम्पल, आपको लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ भी अब तो मतलब आप चाहो तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाती है। अदरवाइज आप यहाँ पे जैसे ORN में किसी को कॉल करके फोटोस्टेट की कॉपीज से या शॉप्स वगैरह से, अब वहाँ से भी नोट्स वगैरह सब कुछ अब तो मिल ही जाता है। हाँ तो जी। अब वो, और एक चीज़ रहती है कि मेंटर से कनेक्ट करने की। कई बार रहता है कि ना सर हम ORN में हैं तो जो भी हमारे मेंटर्स हैं, हमारे फैकल्टीज़ हैं, हम उनको मिल सकते हैं। हाँ, ये वाली चीज़ थोड़ी सी खटकती है कई बार कि ऑनलाइन में हम उनको 1 to 1 नहीं मिल पाते, पर आजकल वो भी थोड़ा हद तक पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे इस तरह से भी मेंटरशिप में भी चीज़ें आ चुकी हैं कि ऑनलाइन भी बच्चों से कनेक्ट हो पाए। तो अगर आप एक अपने घर में ही एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के पढ़ें, तो आई थिंक फिर अपने घर से बढ़िया पढ़ने से और कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जब आप दिल्ली आते हैं ना, तो कई प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे दिल्ली में एक तो देखो पोल्यूशन की तो प्रॉब्लम है ही है, इसमें तो सबको बच्चों को पता है ये बात। तो दूसरी बात ये है कि ORN के जो घर हैं थोड़े छोटे घर हैं, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, प्रॉपर सनलाइट नहीं आ पाती, आपको अपने कपड़ों का, अपने खाने का, बहुत सारे इस तरह की प्रॉब्लम्स का देखना पड़ता है। घर में ये सारी दिक्कतें आपको नहीं फेस करने को मिलती। तो अगर आप अपने घर में एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के एक डेडिकेटेड तरह से पढ़ पाएँ, तो आई थिंक उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सर। सर यहाँ पर बात आती है कि आपका क्या अप्रोच रहता है जब आप मेंटरशिप करते हैं, CSAT की मेंटरशिप करते हैं, तो आपका क्या अप्रोच रहता है जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, आप उनको कैसे हेल्प कर पाते हैं? देखिए मैम, इसमें 2 तरह से होता है। एक तो जैसे मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ तो मैं कुछ सेशंस मैं रखता रहता हूँ जो बैचेस के अंदर ही, कि ताकि उनके मान लीजिए कोई भी डाउट्स आए, तो मान लो मैंने पूरा 1 हफ्ता पढ़ाया, जी। तो हफ्ते के एंड में मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या क्या आपके डाउट्स हैं, तो एक दिन लेके उन सबके डाउट्स मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए। बाकी दूसरा, मेरा टचवुड बहुत अच्छी एक टेलीग्राम मेरी फैमिली है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इंडिया से मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहते हैं टेलीग्राम के ऊपर, तो सबको पता है मेरी टेलीग्राम आईडी के बारे में, तो स्टूडेंट्स मुझे डाउट्स भेजते हैं। एंड आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर कोई बच्चा कहीं से भी पढ़ रहा है, चाहे वो बैच का स्टूडेंट है नहीं है, ऐसा मेंटोर अगर मैं उनको राइट डायरेक्शन में गाइड कर पाऊँ, आई थिंक इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो स्टूडेंट मेरे से इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं टेलीग्राम के ऊपर, तो जब भी उनके कुछ डाउट्स आते हैं मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर देता हूँ। सबको पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, बट स्टिल जितना पॉसिबल हो पाता है। सर आप अपनी टेलीग्राम आईडी बता दीजिए कि जो बच्चों को नहीं भी पता है वो आपको अप्रोच कर सके। जी, टेलीग्राम मेरा चैनल है, जैसे ऋषभ शर्मा सर PW, दैट इज़ माई टेलीग्राम चैनल। उसी में ना मैंने जो मेरी डिस्क्रिप्शन है उसी में मैंने टेलीग्राम आईडी दे रखी है, इट इज़ @RishavaSH13। ओके। ठीक है, ऋषभ SH13 टेलीग्राम आईडी है, वहाँ स्टूडेंट्स डाउट्स पूछते रहते हैं। एंड इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे उत्कर्ष हैं,
तो उत्कर्ष से मैं मिला अभी 2025 में, पर वो मेरे से पिछले 2 साल से टेलीग्राम पे मेरे डाउट्स मेरे से वो ले रहे थे। ओके। इस बार ऑल इंडिया रैंक 176 हैं रेखा सियाक जो हैं, जी। वो भी मैं उनसे मिला अभी इस साल अप्रैल में, पर वो उन्होंने मुझे 2021 में पहली बार मैसेज किया था डाउट्स पूछने के रिगार्डिंग। तो ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहते हैं, एंड दैट इज़ हाउ दे कीप ऑन हैपनिंग, आगे आगे मिलते रहते हैं। तो अच्छा लगता है मुझे ये पर्टिकुलर चीज़। इसका मैं एक रीज़न आपको बता देता हूँ कि मैं इतना सबके लिए मतलब ये टेलीग्राम क्यों मैंने ओपन किया हुआ है। इसका रीज़न ये है कि मैं खुद एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने खुद वो दिन देखे हुए हैं कि कई बार जब हमारे पास गाइडेंस की कमी होती है तो हमें पता नहीं होता कि कहाँ किससे पूछें, किससे बात करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कहीं छोटे गांव से तैयारी कर रहे होंगे पर उनको राइट गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो मेरी कोशिश रहती है कि जितना हो पाए उन तक मैं पहुंच पाऊँ। जी सर, यही कम्युनिटी है जो आपने बिल्ड किया है, जिसकी वजह से आज सब लोग आपको इतना चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। सर, कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला इंग्लिश से। तो उस केस में वो लोग कैसे सीसैट को अप्रोच करें, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ अ मेजर चंक जिसकी वजह से आप क्लियर कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका सीसैट रुक सकता है। जी तो उस केस में कैसे बच्चे अप्रोच करें? मैम, इसका आंसर ये है कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लेट से 27 क्वेश्चंस आते हैं रफली। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 27 में से 27 ठीक कर लो, जी। बट इतना ज़रूर हो सकता है कि 27 में से मान लीजिए कुछ 15 क्वेश्चन अगर आसान आए तो एटलीस्ट हम उनको टैकल करने के लिए रेडी हो जाएं। अब अगर आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से भी हैं या काफ़ी टाइम से आपने इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं रही आपकी, तो उस केस में आप रेगुलर बेसिस के ऊपर थोड़ा इंग्लिश को पहले पढ़ना स्टार्ट करें। आप उसको स्टार्ट कर सकते हो एक बहुत ईजी न्यूज़पेपर से। मैं ये नहीं कहूँगा आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज टफ है, पर एक ईजी न्यूज़पेपर से थोड़ा पढ़ना एटलीस्ट स्टार्ट करो। एक बार इंग्लिश रीडिंग की हैबिट होगी ना, धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव होगी, तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बेहतर होंगे। तो इसमें भी टाइम लगता है, 2 महीने 3 महीने अगर आप रेगुलरली इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट करो, इंग्लिश को लिखना स्टार्ट करोगे तो इंग्लिश इंप्रूव होती है। तो एक डिसेंट लेवल तक आप पहुंच सकते हो। 27 में से मान लीजिए 15 क्वेश्चन कर पाना आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। जी। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि 2 महीने में मुझे 27 में से 25 क्वेश्चन ठीक करके बताओ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट क्योंकि आपको पता है कि आपका इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है तो उसको एक डिसेंट लेवल तक हम लेंगे, बाकी की कमी हम अपनी रीजनिंग और क्वांट से हम पूरी कर लेंगे। तो आई थिंक जी दैट कैन हेल्प। बट ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, प्लस जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, इवन जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के भी बच्चे हैं, अब एक डिमांड चल रही है कि सीसैट हटा देना चाहिए, डिमांड है ये, उस पर आपका क्या टेक है? इसमें मैम 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे इस बार ना यूपीएससी के 100 ईयर्स कंप्लीट हुए, जी। तो हमारे जो यूपीएससी चेयरपर्सन हैं उनसे भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया कि सीसेट क्या हटा देना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकली ये बात बोल दी कि सीसेट नहीं हटेगा, और सीसेट ना हर एक चीज़ को बैलेंस आउट करता है। जैसे क्वांट भी है, रीजनिंग भी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है। तो यहाँ पर जो सेक्शंस चूज़ किए गए हैं वो इस तरह से चूज़ किए गए हैं कि कोई भी डिसएडवांटेज के अंदर ना रहे। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसा स्टूडेंट जो आर्ट्स से बिलोंग करता है तो मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज़ बेटर होगी और शायद क्वांट में उतना अच्छा नहीं होगा। मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ तो मेरे मैथ्स के स्किल्स अच्छे होंगे, शायद मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सबको वो मोटा मोटा इक्वल फुटिंग पे ले आता है। ये मेरा नहीं कहना, ये यूपीएससी चेयरपर्सन सर का कहना है इस बार जो उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। तो सीसेट तो नहीं हट रहा, इतना तो हमें दिख ही रहा है। दूसरी बात, ये जो बात रही डिमांड की, देखो ये डिमांड तो पिछले 10 साल से ही चल रही है। जी। इसका मैं श्रेय देना चाहूँगा कुछ यूट्यूबर्स को भी कि हर साल वो व्यूज़ लाने के लिए ये बात लिख देते हैं कि यूपीएससी से हट रहा है सीसेट। ये इस बार नहीं है, ये 2025 की बात नहीं है, ये 2024 की आप वीडियोस देखो, 2023 में देखो, 20 में देखो, 21 में देखो, वो चलता ही जा रहा है। पर इसके बारे में यूपीएससी की तरफ से बहुत ही कैटेगोरिकली बोला गया है कि यूपीएससी में सीसेट नहीं हट रहा है। तो आई थिंक बच्चों को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ऑप्शनल हट रहा है, सीसेट हट रहा है। जब तक कोई ऐसे ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आ जाती तब तक ये है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें अपने माइंडसेट में उसी को लेके प्रेपरेशन करनी चाहिए। एंड दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं होता कि आज यूपीएससी बोल देगा कि कल से सीसेट नहीं है। जी। अगर ऐसा होगा भी ना तो 2 साल 3 साल 4 साल इंप्लीमेंट करने को उसको लगते हैं। तो अगले 4-5 साल तो सीसेट कहीं नहीं जा रहा। और अगर मैं यूपीएससी चेयरपर्सन सर की बात करूं तो वो तो मुझे लगता है कि इट विल स्टे टिल द एंड, मतलब
बट व्हाट इज़ योर पर्सनल टेक कि हटा देना चाहिए कि रखना चाहिए? पर्सनल टेक मेरा यही है कि होना चाहिए, ओके, क्योंकि एक कैंडिडेट की जो स्किल्स हैं उसको ये काफ़ी अच्छे तरह से टेस्ट करता है। ट्रू। ये नहीं बोलूँगा कि आपको मैथ्स उतना काम आएगा, बट उस डेटा से आप क्या इंटरप्रेट करते हो, ये स्किल ज़रूर आने चाहिए आपको। आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। यूपीएससी सीसेट में जो क्वेश्चंस हैं वो मैथ्स के नहीं हैं, वो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तो वो एक बेसिक लेवल की रीजनिंग हर एक ऑफिसर को मेरे हिसाब से आनी चाहिए, और उनको आगे करियर में भी ये इनडायरेक्टली हेल्प करती है। सो इट शुड स्टे, आई बिलीव। जी सर। सर अब हम एक क्विक रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ। सीसैट के अराउंड ही रहेगा वो। ओके तो लेट्स स्टार्ट। जी मैम। सीसैट ओवररेटेड है या अंडररेटेड? ओवररेटेड। ओके। नॉन मैथ स्टूडेंट प्लस सीसैट इक्वल्स टू इम्पॉसिबल या बस ड्रामा? ड्रामा। सीसैट में ज़्यादा लोग फेल क्यों होते हैं, सिलेबस या सेल्फ डाउट? सेल्फ डाउट, डेफिनेटली। एग्ज़ाम हॉल के पहले 5 मिनट्स पैनिक मोड या बीस्ट मोड ऑन? बिल्कुल बीस्ट मोड, बिल्कुल। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ होता है या स्टूडेंट्स ओवरथिंक करते हैं? जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं वो ओवर थिंक करते हैं, जो इंग्लिश बैकग्राउंड के होते हैं वो थोड़ा ड्रामा करते हैं। सीसैट हैक्स रियल है या यूट्यूब रिग्रेट? यूट्यूब। सीसैट प्रेप लेट स्टार्ट इक्वल्स टू गारंटीड रिग्रेट रहेगा या आपके अकॉर्डिंग क्या है? गारंटीड रिग्रेट। टाइम पे स्टार्ट करो, बिल्कुल होगा। सेफ सीसैट के लिए अप्रॉक्स कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चंस, 80% एक्यूरेसी। ओके। और जिनकी 80% एक्यूरेसी ना हो? तो थोड़े और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इकोनॉमिक्स बोरिंग है या पढ़ने का तरीका बोरिंग है? पढ़ने का तरीका बोरिंग है, टीचर अच्छा हो तो इकोनॉमिक्स मज़ेदार है। इंटरेस्टिंग कैसे बनाए? रिलेट करके। ओके। अभी डॉलर गिर रहा है, डॉलर नहीं रुपया गिर रहा है अभी, तो क्यों गिर रहा है ये इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी स्किप करना स्मार्ट मूव या सेल्फ सैबोटाज? डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ओके। किसी के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, किसी का बैकग्राउंड ऑलरेडी अच्छा है तो फिर एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर किसी का बिल्कुल बेस ही नहीं है तो बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ना है कि सेलेक्टिव रीडिंग? सिलेक्टिव रीडिंग। कितनी सेलेक्टिव? आपके अकॉर्डिंग क्या पढ़ना चाहिए एग्जैक्टली? आई थिंक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो समरीज देते हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, तो Okay. उतना मोटा काफ़ी मोटा हो रहेगा। जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना हमें एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशो देखनी होती है। तो 500 पन्नों के इकोनॉमिक सर पे पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। जी। उसमें से रेलेवेंट जो 50 पेजेस हैं वो हमारे लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स काम करके देते हैं, उनको पढ़िएगा। ऑनलाइन प्रेप फ्रीडम ज़्यादा या डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा? डिस्ट्रैक्शन। तो ऑनलाइन प्रेप नहीं करना चाहिए। अगर सीरियस स्टूडेंट हैं तो उसके लिए फ्रीडम, पर ज़्यादा बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके। मॉक्स लो मार्क्स इज इक्वल टू फेलियर या फीडबैक? फीडबैक, फीडबैक, बिल्कुल फीडबैक। मॉक्स में मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, मॉक्स का फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। ओके। मेंटर बिना सिलेक्शन पॉसिबल है, रेयर और रियल? मतलब अंडर 100 रैंक कराना थोड़ा मुश्किल रहता है बिना मेंटोर के। सही डायरेक्शन देता है मेंटोर, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक अच्छा मेंटर होना चाहिए डायरेक्शन के डायरेक्शन लिए। के लिए। स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज या हिडन एडवांटेज? हिडन एडवांटेज, बिल्कुल। बहुत सारे अब तो स्मॉल टाउन के लोग निकलते हैं, तो बिल्कुल एडवांटेज है। हिडन एडवांटेज कैसे रहता है? हिडन एडवांटेज ये है कि इतना सारा आसपास शोर नहीं है हमारे कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। एक चीज़ पढ़ो, सही पढ़ो। जी। यूपीएससी प्रेप में सबसे बड़ा किलर प्रोक्रेस्टिनेशन या कंपैरिजन? कंपैरिजन। कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज पर्सनैलिटी, तो Yes. इसीलिए कंपैरिजन ना करो, अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो। और प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन भी है, पर ज़्यादा बड़ा कंपैरिजन है। कंसिस्टेंसी सेक्सी है या बोरिंग बट इफेक्टिव? बोरिंग बट एक्सट्रीमली इफेक्टिव। ओके। विराट कोहली की एक लाइन है कि मैं दिन रात एक ही काम करता हूँ। बहुत ही बोरिंग चीज़ है, जी। पर वो दिन रात एक ही काम करना, साल दर साल करना, यहीं से रिजल्ट आता है। बिल्कुल। बोरिंग बट बहुत बहुत इफेक्टिव। जी। प्लान बी रखना कॉन्फिडेंस या कमिटमेंट इशू? डिपेंड्स, हर एक बंदे पे डिपेंड करता है। 2 एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे। लास्ट ईयर सृष्टि डबास मैम का रैंक 6 आया,
जी उनसे मेरी कई बार बात हुई। तो उन्होंने पहले RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम दिया बिफोर गेटिंग इनटू UPSC, क्योंकि उनका मानना था कि एक प्लान बी होना चाहिए। ठीक है, एक बार प्लान बी हो गया, RBI ऑफिसर बन गई, वो अच्छा अर्न करने लग गई, तो तब उन्होंने UPSC देना स्टार्ट किया कि ठीक है, अब मेरे पास एक पैसा है, ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं, अब मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ। वो जी भी सही है। शक्ति दुबे मैम, उन्होंने आई थिंक 5 अटैम्प्ट दिए, तो उन्होंने कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लान भी नहीं सोचा था, तब भी उनका शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 कि हाँ मैं पूरा टाइम इसकी तरफ डिवोट कर पा रही हूँ। तो हर बंदे का अपना अपना है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि प्लान भी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें कोई सही गलत बात नहीं है। जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, मैंने प्लान भी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक रिस्क टेकर पर्सन हूँ। अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो पूरे दिल से कर रहा हूँ उसको 100%। नहीं होगा कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूँगा, तो इसीलिए मैंने कभी प्लान भी नहीं सोचा। पर हाँ, अगर कोई सोचता है वो अपनी कंडीशन के हिसाब से उसको सोचे, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है। तो दोनों चीज़ें वर्क करती हैं, हर बंदे का अपना अपना डिसीजन है। एक क्विक क्लोजिंग रैपिड फायर, CSAT के लिए गोल्डन टिप, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। इकोनॉमी के लिए एक मस्ट रीड सोर्स। कोई भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। ओके, ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू यू? ऑनलाइन, बट बीइंग डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन। ओके, एक कॉमन मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए? आई थिंक आंसर राइटिंग करने में हमें डर लगता है, जी तो आंसर राइटिंग करो, चाहे ख़राब करो अच्छी करो, पर स्टार्ट करो, उसी से इम्प्रूवमेंट होगा। हमें लगता है सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब करेंगे, नहीं, आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, भले ही ख़राब हो रही है कोई बात नहीं, इम्प्रूवमेंट वहीं से होगी। सर, आपके इकोनॉमिक्स की क्लासेस बहुत फेमस हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट आपके सामने ही बैठा हुआ है। जी। तो इकोनॉमिक्स में क्या अप्रोच रहना चाहिए प्रिपरेशन के लिए? देखिए, इकोनॉमिक्स वर्ड ही गलत है अपने आप में, ये वर्ड है इकोनॉमी। जी इकोनॉमिक्स अलग चीज़ होती है, क्योंकि UPSC में हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी, जो कि एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज़ है। तो पहली चीज़ तो आप समझो कि हम यहाँ पे पढ़ते क्या हैं। जी यहाँ पर हम उतना पैसों की बात नहीं करते, डेफिनेटली बैंकिंग चैप्टर है, पर इंडियन इकोनॉमी के अंदर और भी चीज़ें आती हैं। इसमें एग्रीकल्चर आता है, इसमें आपका फिस्कल पॉलिसी आती है, इसमें देयर आर मैनी अदर चैप्टर्स, और उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है। तो हमें इकोनॉमी को हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ डील करके पढ़ना चाहिए। अगर हमने पहले अपने माइंडसेट को ठीक कर लिया, इर्रिस्पेक्टिव कि हमने कभी इकोनॉमी पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो आपको इकोनॉमी समझ आने लग जाएगी। हर एक चीज़ दुनिया में हो रही है ना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रुपया नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है? अगर कल को RBI बहुत सारे पैसे प्रिंट कर दे तो गरीबी कैसे ख़त्म हो सकती है, या हो भी सकती है, नहीं हो सकती। आप इनको इस एंगल से सोचने की कोशिश करो। इकोनॉमी एक इशू बेस्ड एग्ज़ाम है, ना कि अपने आप में बहुत ज़्यादा रटने वाला है। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दो और उसको करंट अफेयर के साथ लिंक करके पढ़ते रहो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इकोनॉमी के लिए कहीं से भी जहाँ से आपको लगता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलती है, आप उनको करो। उसके बाद एक कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ सकते हो। यहाँ पर ना बुक की कमी है इकोनॉमी के अंदर, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है। अब पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, मोटा मोटा अच्छी बुक है, मतलब ज़्यादातर प्रीलिम्स के क्वेश्चन टैकल हो जाते हैं। मेंस में थोड़ा इशू है, बट प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। ऐसे ही आपकी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स आती हैं, हिस्ट्री के लिए NCERT हो गया, ज्योग्राफी के लिए भी NCERTs हैं। इकोनॉमी के लिए बुक सजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इकोनॉमी के लिए कोई भी आप एक बुक उठा लो जो आप कंफर्टेबल हो, उसको आप करो, उसको आप करंट अफेयर के साथ सप्लीमेंट करते रहो। और बाकी तो जो चीज़ें हैं स्टैंडर्ड की, हाँ PYQs भी करने हैं, हमें मॉक्स भी देने हैं, अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो इकोनॉमी में आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आएगी। बट रिलेशन बिटवीन स्टैटिक एंड करंट बनाना अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में। जी, मगर इकोनॉमी को ड्राई सब्जेक्ट माना जाता है, तो उसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? उसे इंटरेस्टिंग बनाने का यही तरीका है कि आप एग्जाम्पल के साथ उसको पढ़ना स्टार्ट करें। हर एक चीज़ का आप देखोगे ना, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अगर मैं बात करता हूँ फिस्कल डेफिसिट की या डेट की बात करता हूँ, अगर मैं आपको बस बता दूंगा कि फिस्कल डेफिसिट का ये फॉर्मूला है जी या डेट का ऐसे है या ये चीज़ ऐसे है, दैट इज़ नॉट इनफ। या मान लो कि मैंने बोल दिया कि रेपो रेट का मतलब ये है। अगर आप ये देखोगे ना कि हाँ यार RBI ने रेपो रेट कम किया और रेपो रेट कम करने का इम्पैक्ट इस चीज़ पे ये आया और मेरी ज़िंदगी के ऊपर ऐसे इम्पैक्ट आ रहा है, तो आपको वो रिलेशन दिखेगा। अगर मैं सिंपली आपको ये बता दूं कि रुपया कमज़ोर होने के 5 कारण हैं, दैट इज़, उससे आपका कभी इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। पर अगर आप ये देखोगे कि हाँ यार अभी ये चीज़ ऐसे हो रही है,
इसके पीछे सरकार ने ये किया, आरबीआई ने ये किया इसको रोकने के लिए, तो आपको दिखेगा कि हाँ जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। True. अब हिस्ट्री को भी ड्राई सब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे रिलेट नहीं कर पाते कि यार अच्छा औरंगजेब ने क्या किया, इसने क्या किया होगा, उसने क्या किया होगा। पर इकॉनमी में बिल्कुल भी ड्राई नहीं मैं मानता, क्योंकि इकॉनमी का तो आपको साफ साफ उसका एप्लीकेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। बैंकिंग की बात कर लो, सरकार इतनी सारी पॉलिसीज लेकर आती हैं, वो क्लियरली हमारे बजट का पार्ट है। अगर हम बजट पढ़ते हैं तो दिखता है कि हाँ 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आएंगी, बजट बताएंगी कि स्कीम में कितना पैसा खर्च हुआ है। तो जो भी हम पढ़ते हैं उसके अंदर वो बिल्कुल बिल्कुल रिलेटेबल है। तो आई थिंक इकॉनमी इनफैक्ट ना जो वर्ड आया है, इकॉनमी वर्ड ही अपने आप से हमारी लाइफ स्टडीज से आया है कि हमारी लाइफ की हमारे वो बताता है। हम जिंदगी में कोई भी काम करते हैं वो दरअसल में इकॉनमी ही है। जी, अगर हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं ये भी इकॉनमी के साथ ही लिंक्ड है। ट्रू। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह से एग्जाम्पल्स के साथ इसको रिलेट करके पढ़ना स्टार्ट करें तो इकॉनमी भी मुश्किल नहीं लगेगी फिर। सर आप ही ने बच्चों तक ये टैगलाइन पहुंचाई है ना, टफ नहीं है, टेक्निकल है। हाँ तो बच्चे अभी भी भले ही चाहे आपने कितना भी सिंप्लीफाई कर दिया हो, कंसेप्चुअलाइज कर दिया हो, बट तब भी टफ तो लगता ही है। जी। उस टफनेस को, वो टेक्निकलिटी समझने के लिए क्या अप्रोच रहना चाहिए, इन द सेंस कि बुक्स सोर्सेज क्या रहें, एनसीईआरटी से स्टार्ट करें कि कोई बेसिक बुक से स्टार्ट करें? देखो इसमें जैसे आपने बुक्स की बात करी, तो बुक्स हमारे पास एनसीईआरटीज हैं, बट उनमें भी कुछ कमियां हैं। जी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 एनसीईआरटीज आती हैं, एक हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसमें अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वो तो हमारे लिए बुक इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा कोई खास क्वेश्चंस भी नहीं आते। हर साल या तो कोई क्वेश्चन नहीं आता या फिर 3-4 साल में एक क्वेश्चन आता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्रो में भी सारे टॉपिक्स हमें एंड टू एंड नहीं पढ़ने होते, तो एक बेस बनाने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आपको हेल्प कर सकती है। पर मेरा पॉइंट वही है कि अगर आप कुछ भी दुनिया में हो रहा है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें, उसको करंट अफेयर के साथ लिंक करके पढ़ें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक बार आपने कहीं से आपने लेक्चर्स गो थ्रू कर लिए, उसके बाद आप कोई भी एक सिंपल बुक जो है जहाँ पर आपके कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, आप उसको पढ़िए और करंट अफेयर के साथ रिलेट करिए। तो एनसीईआरटी बेस बना देगा, बट अदरवाइज आई डोंट फील कि कोई ऐसे कंप्लीट बुक अपने आप में कोई आती है इकॉनमी के लिए। जी सर। अगर हम इकोनॉमिक्स, पूरे इकोनॉमी का ये देखें कि प्रीलिम्स में कैसे उसके डायनामिक्स बदल रहे हैं, पहले थोड़े कॉन्सेप्ट्स थे, अब कुछ ज़्यादा ही एप्लीकेशन बेस्ड हो रहा है, तो उसे कैसे बच्चे अप्रोच करें? जी, इसका देखो सिंपल आंसर यही है कि आप या तो आप जैसे मंथली मैगजीन्स को आप गो थ्रू कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ना डिसाइफर नहीं कर पाते कि इकॉनमी के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदू में आते हैं आर्टिकल्स पर सारे के सारे नहीं होते। एंड दैट इज़ वाई अगर आप कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो मंथली मैगजीन आती है उसको आप एक बार देखें, वो आपको मदद करेगी। उससे आपको पता लगता रहेगा कि हाँ ये एक इशू था। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं मैं आपको, एक टाइम था जब आरबीआई के गवर्नर ने रिज़ाइन किया, जी, तो बच्चों ने ये बात पढ़ी तो होगी कि आरबीआई गवर्नर ने रिज़ाइन किया, पर उसका लिंकेज नहीं बनाया होगा कि आरबीआई गवर्नर किस कौन कौन अपॉइंट करता है, कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। पर अगर आप नोटिस करोगे उसके नेक्स्ट ईयर या 1 साल बाद इसके ऊपर क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर। जी, तो वो जो न्यूज़ है उसको हमें यहाँ पर उसके बैकग्राउंड पे जाना होता है। तो ये लिंकेज बन जाएगा आपकी मंथली मैगजीन के थ्रू, या अगर आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ के इसको बना सकते हो तो सबसे बढ़िया तो वही चीज़ है। जी, तो ये लिंकेज बनाना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जी सर। इकोनॉमी के लिए प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस रहता है सर? मैम इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, इसका मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अगर हम बात करें ना, कोई भी और सब्जेक्ट आप लो, पॉलिटी का ले लो, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, इनमें प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ही हैवी ओवरलैप है। जी, आप जो पॉलिटी पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, वो मेंस के लिए भी काफ़ी हद तक काम आ जाती है, कुछ एडिशंस करनी पड़ती हैं। पर इकॉनमी के लिए ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ओके, जैसे अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो वहाँ जैसे मॉनेटरी पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ जी, पर मॉनेटरी पॉलिसी मेंस में है ही नहीं। राइट, मेंस में क्या है? मेंस में आता है आपका एग्रीकल्चर का सेक्शन, इंडस्ट्रीज़ का सेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्शन, आपका इंक्लूसिव ग्रोथ। राइट, ये सारे सेक्शंस कंप्लीटली मेंस के टॉपिक्स हैं, इनमें हार्डली प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो ओवरलैप नहीं है यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस में। तो हमें जब इकॉनमी पढ़नी है ना, बहुत ध्यान से हमें अंडरस्टैंड करना होगा कौन सी चीज़ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके हमें नोट्स भी उस हिसाब से बनाने होंगे कि हाँ यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। पर जब हम बात करते हैं मेंस की, तो हमारा कंटेंट उस हिसाब से होना चाहिए कि चाहे एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें इसके रिगार्डिंग प्रॉपर डेटा पॉइंट्स, प्रॉपर चीज़ें जो भी हैं, उनकी प्रॉपर कीवर्ड्स वो पता होने चाहिए।
तो इकोनॉमी को हमें उसी एंगल से यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ही पढ़ना होगा, कौन सा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेंस के लिए। अब मेंस में अच्छी बात ये है कि सिलेबस अच्छे से गिवन है, हर साल 8 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी से, उनमें से 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से और 4 क्वेश्चन जो बाकी इकोनॉमी के पार्ट्स होते हैं वहाँ से आते हैं। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ पिछले 8 साल में 5 बार क्वेश्चन आ गया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर, तो लगभग हर दूसरे साल उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। अगर अभी भी हम ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे अच्छे से तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। ऐसे ही अगर हम बात करें माइक्रो इरिगेशन पे बार बार क्वेश्चन आया है, लैंड रिफॉर्म्स पे बार बार क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 4-5 बार क्वेश्चन आ गया पिछले 6-7 साल के अंदर। तो ये जो टॉपिक्स हैं ना एग्रीकल्चर के, बहुत ही रेपिटेटिव रहते हैं, तो इनके रिगार्डिंग हमारा कंटेंट बिल्कुल रेडी होना चाहिए, प्रॉपर डेटा, प्रॉपर एग्जाम्पल्स, प्रॉपर उनके कीवर्ड्स। अगर हमने ये रेडी कर रखे हैं तो हमें इन क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो डिवाइड करो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, एंड उस हिसाब से उनके नोट्स रेडी करो। जी, बट बच्चे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो डेटा को याद करने में, क्योंकि इकोनॉमी के डेटा चेंज होते रहते हैं। मतलब अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो अभी आएगा, थोड़े प्रीलिम से पहले ही आएगा, जी। और मेंस की तैयारी के लिए भी समय कम बचेगा उसके बाद। अब तो स्पेस प्रीलिम्स और मेंस में भी कम हो गया है, तो उसमें क्या बच्चों का अप्रोच होना चाहिए, कैसे उसे याद रखें? देखिए, इसका सिंपल तरीका ये है कि हमें हर एक चीज़ अगर हम रटने की कोशिश करेंगे ना तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो हमें करना होगा जो रेलेवेंट पोर्शन है वो याद रखें। अगर हम ये याद रखने लग जाएं कि हाँ अब रेपो रेट अब कितना हो गया, कल कितना हो गया, परसों कितना हो गया, तो नहीं, वो चीज़ आपको बेनिफिशियल नहीं है। आपको क्या करना होगा, सिलेबस देखो, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ एक टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसमें डायमेंशन देखो कि हाँ इसमें एग्रीकल्चर एक डायमेंशन है या बाकी चीज़ें डायमेंशन है, उनका डेटा आप याद रखो। और ज़रूरी नहीं है कि आप फरवरी से ही हर एक डेटा याद करने शुरू हो जाओ। जी। लेटर पार्ट जैसे प्रीलिम्स कंप्लीट होता है उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेटा बुकलेट रिलीज़ करते हैं, उनमें एक जगह पे कंबाइल्ड डेटा आ जाता है। अब उसको भी हर एक चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, वो तो 60 पेजेस की या 70 पेजेस की बुक होगी। उसमें से आप देखो कि कौन सा ऐसा डेटा है जो वाकई में आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी ऐसा डेटा जो आंसर्स में नहीं लिखा जा सकता उसको मैं याद ही नहीं करूँगा, वही डेटा याद करके जाऊँ जो मैं एक्चुअल में लिख सकता हूँ। तो शायद मेरे पास जो इतना बड़ा साइज़ था डेटा याद करने का वो इतना बच गया, इसको मुझे याद करना है पर इसको मुझे लिख के भी आना है। जी। तो अगर हम इतना ही डेटा याद करने की कोशिश करेंगे दैट इज़ पॉसिबल। हम क्या करते हैं, हम हर एक रैंडम डेटा याद करने की कोशिश करते हैं, उस वजह से जो रेलिवेंट डेटा है हम वो भी याद नहीं रख पाते। सो इसलिए रेलिवेंसी पे यहाँ पे ध्यान देकर हम डेटा को याद रख सकते हैं। यहाँ पर बात आती है नोट मेकिंग की। इतना सारा कुछ है तो बच्चे नोट्स कैसे बनाए? देखिए, नोट्स की अगर हम बात करें तो आपको पर्पस समझना है नोट्स का। नोट्स कब काम आएंगे, जैसे आपका फ्राइडे को होता है एसए का पेपर, फिर सैटरडे संडे आपका जीएस 1 2 3 4 होंगे। अब आपके पास ना बहुत ही कम टाइम मिलेगा अपने जीएस पेपर्स को रिवाइज करने के लिए, तो आपके पास इस तरह के रेडी नोट्स होने चाहिए जो आप कुछ घंटों के अंदर, 2 घंटे 3 घंटे के अंदर रिवाइज कर पाएँ। तो लेट से एक आपने पेज बना लिया, उसमें पूरा लैंड रिफॉर्म्स कवर हो गया। एक पेज आपने बना लिया, उसमें आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कवर हो गया। एक पेज बना लिया जिसमें आपने इंक्लूसिव ग्रोथ को कवर कर लिया। तो ऐसे अगर आपके 1 पेजर नोट्स होंगे तो एग्ज़ाम से जस्ट पहले विद इन अ फ्यू आवर्स आप उनको रिवाइज कर देंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, हमारे पास इतने ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स हो जाते हैं, इतने लंबे नोट्स हो जाते हैं कि उनको हमने बना तो लिया होता है अच्छे से, पर वो चीज़ हम आखिरी टाइम पे याद नहीं कर पाते, रिवाइज़ नहीं कर पाते, और इस वजह से एग्ज़ाम में लिख भी नहीं पाते। तो नोट्स वही काम के हैं जो आप बार बार रिवाइज कर पाओ एंड उनको एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस भी कर पाओ। खुद के नोट्स बनाए कि मार्केट में आजकल बहुत ही ज़्यादा रेडीमेड नोट्स अवेलेबल हैं कि वो बच्चे पिकअप कर सकते हैं? ये भी हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। अगर आपको खुद के नोट्स से ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं, उनको रिवाइज़ करना आसान लगता है, तो खुद के नोट्स ट्राई कर सकते हो। अगर लगता है कि नहीं, किसी और के नोट से भी या फिर जो कुछ कंपाइलेशन या समरीज आती हैं मैं उनको भी एक बार गो थ्रू करके याद कर पा रहा हूँ, रिवाइज़ कर पा रहा हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। तो आप अपने आप को देखो कि आपके लिए क्या चीज़ वर्क करती है, जो चीज़ आपके लिए वर्क करती है आप उस हिसाब से इसको देख सकते हो। वाइल एस्पिरेंट्स आर डूइंग देयर पूरा नोट्स वाला चीज़, जी। यूजुअली ये होता है कि बच्चे न्यूज़पेपर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इकोनॉमी की बात कर रहे जी। हैं तो पूरा जो भी आर्टिकल है उसको उठाकर अपने नोट्स में डाल देते हैं, तो क्या ये सही अप्रोच है? इसमें मैम एक बहुत ही सिंपल एक रूल आता है, इसको हम 10% रूल भी बोलते हैं। 10% रूल का मतलब ये है कि अगर मेरे सामने कोई
लेट से 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल है, तो मेरे जो नोट्स होने चाहिए वो इसका 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये जो आपके पास मान लीजिए एक 500 वर्ड का आर्टिकल है, तो इंश्योर ये करिए कि आपके वर्ड्स जो हैं जो आप नोट्स में डाल रहे हो वो 50 वर्ड से ज़्यादा ना जाए, बेसिकली 10%। उससे क्या होगा कि 500 वर्ड का आर्टिकल आप याद तो कर नहीं पाओगे, पर 50 वर्ड ज़रूर याद रख सकते हो और उनको एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस भी कर सकते हो। इसीलिए नोट्स उतना ही बनाएं जितना आप रिवाइज कर सकते हैं और जितना एग्ज़ाम में लिख कर भी आ सकते हैं। जी सर। अब यहाँ पर आते हैं कि करंट और स्टैटिक को कैसे बैलेंस करें। जब हम नोट्स भी बनाते हैं तब भी हमें ये दिक्कत आती है कि करंट वाला पार्ट जो है उसे हम स्टैटिक में कैसे इंक्लूड करें। तो दोनों को बैलेंस करने का अप्रोच प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। जी मैम, इसमें आई थिंक इकॉनमी के लिए एक तो पहले आप ये देखिए कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते कैसे हैं। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो लेट से अपनी मंथली मैगजीन्स या इससे पढ़ता है तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वो ऑलरेडी एक जगह के ऊपर आपको सारा कुछ कंपाइल करके दे दिया हुआ है। तो आप उनको अपने नोट्स में आप डाल सकते हो। मैं फिर से वही बात कि अगर आपके पास एक कोई आर्टिकल है मेंस का, तो उसको आप देखो कि हाँ इसमें से रेलेवेंट पोर्शन कौन कौन सा है, बस उसी को अपने नोट्स में डालो। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर कोई ऐसा कंसेप्ट है, मान लो आपकी स्टैटिक क्लासेस में नहीं आपको करवाया गया, देन यू मस्ट गो थ्रू दैट कॉन्सेप्ट। प्रीलिम्स में अगर कुछ डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं ना, वो होते हैं कि हाँ फिजिकल डेफिसिट कैसे चेंज हुआ, डेट की वैल्यू कैसे चेंज हुई, वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे मेंशन्ड होती हैं। तो फिर से वही, अगर मान लीजिए कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कुछ समरीज आपको दी हैं तो उस समरी में वो चीज़ कवर होगी। तो फैक्ट्स को आप उन समरीज से आप याद कर सकते हो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। एंड मेंस में जो आप आर्टिकल्स गो थ्रू करोगे उसमें आप 10% का जो रूल है उसको लगाकर आप अपने मेंस में वैल्यूएशन कर सकते हो। जी सर। अब इसके बाद हम आते हैं मेंटोरशिप पे। जी मैम। यूपीएससी में सिर्फ एक टीचर की ज़रूरत है कि मेंटोर की भी ज़रूरत है, एक इमोशनल गाइड की भी ज़रूरत है? आई थिंक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आज के टाइम के ऊपर। तो टीचर डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको एक सब्जेक्ट के बारे में क्लैरिटी दे देगा। जी। बट पिछले कुछ सालों में मैंने ऐसा नोटिस किया है कि मेंटर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यूपीएससी में। उसका कारण है इस एग्ज़ाम का जो नेचर है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में हमें बहुत सारी हम गलतियां करते हैं, हमें सही सोर्सेज का नहीं पता होता, हमारे आंसर राइटिंग में हमारे मार्क्स अक्सर कम आते हैं। तो ये कौन हेल्प करेगा हमें आंसर राइटिंग में अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए? कौन हमें हेल्प करेगा अपने मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही हैं हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बेहतर बनाने के लिए? यहाँ एक मेंटर का रोल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई बार हमारा अप्स एंड डाउन्स आते हैं इस जर्नी के अंदर, वहाँ पर भी मेंटर हमें यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो आई थिंक टीचर आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपको कोई सब्जेक्ट को समझाने के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट उसके आगे एक मेंटर आपको हैंड होल्ड करके आपको सही डायरेक्शन में लेके जाता है। तो इसीलिए इस एग्ज़ाम का जो नेचर है वो मेंटर स्पेसिफिक ज़्यादा मैं मानता हूँ कि उनकी जो रेलेवेंस है वो बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में। जब सर आपके पास कोई बच्चा आता है जी। तब आप उसे कैसे मेंटोरशिप देते हैं और कैसे कंफर्टेबल फील कराते हैं? एक कॉन्सेप्ट है स्पायरल ऑफ साइलेंस वाला। जब बच्चे क्लास में होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी होते हैं, वो अपने टीचर से बात नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे फील कि उन्हें एक जज किया जाएगा, जो उनके साथ वाले बच्चे हैं उन्हें जज करेंगे। तो आप उन बच्चों को, अपने जितने भी बच्चे हैं, उन्हें वो स्पेस कैसे देते हैं कि वो आपके पास आएँ, बात करें, आपसे अपनी सारी बातें शेयर करें कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है और ये चीज़ें यहाँ पर मेरे से गड़बड़ हो रही हैं? वो स्पेस आप कैसे देते हैं? क्या आपका अप्रोच रहता है? मैम पहली चीज़ तो ये है कि उनसे आप पहले एक बार डिस्कशन करें, उनका थोड़ा बैकग्राउंड समझें। एक बार उनका बैकग्राउंड हो, सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है, कोई एक गांव से होता है, किसी ने हो सकता है कोई एक बड़े इंस्टीट्यूट से आया हो, तो हर किसी का बात करने का तरीका अपना अलग अलग होता है। तो एक बार उनसे अगर हम थोड़ा एक दो पर्सनल कुछ क्वेश्चंस बात कर लें, उनका बैकग्राउंड क्या रहा, कहाँ से हैं, तो एक बार थोड़ा उनके साथ एक स्टार्टिंग में कंफर्ट लेवल बन जाता है। उसके बाद ना मैं जो कोशिश करता हूँ वो उनसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ कि उनको किन एरियाज़ में प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पर ना मेरा हमेशा ध्यान इस बात पे रहता है कि वो जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं उतना ज़्यादा स्पेसिफिक हो। जी। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अगर मुझे आपको आके ये बोलता है कि सर मुझे मैथ समझ नहीं आ रहा, आई थिंक इससे हम किसी भी सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो मैं उससे हमेशा ये पूछने की कोशिश करता हूँ कि मैथ्स में कौन सा टॉपिक नहीं समझ आ रहा। हो सकता है कि मैथ्स में मान लो 30 टॉपिक्स हैं, तो हो सकता है उस स्टूडेंट को 15 टॉपिक्स आते हों और लेट से 15 टॉपिक्स नहीं आते। जी। अब जो टॉपिक्स नहीं आते उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब लेट से एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर है, उसने बोला कि मुझे ये चैप्टर नहीं आता। अब उस चैप्टर में भी ज़रूरी नहीं कि उसको हर एक चीज़ नहीं आती, हो सकता है उससे सारे क्वेश्चंस बन पा रहे हों पर लेट से रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे होंगे।
तो व्हाट आई ट्राई टू इज़ कि जितना ज़्यादा हम प्रॉब्लम को डीप डिग करके उसको आइडेंटिफाई कर लें, उतना हमारे लिए उसको सॉल्व करना आसान है। अभी जैसे बात हो रही थी इकॉनमी की भी, कि इकॉनमी बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है। बच्चे बोलते हैं इकॉनमी समझ नहीं आ रही, ऐसे नहीं होता। आप बोलिए कि सर मुझे मनी एंड बैंकिंग चैप्टर समझ नहीं आ रहा, बाकी चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं। अब मनी एंड बैंकिंग में भी हो सकता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो। बच्चा बोले कि मुझे रेपो रेट समझ नहीं आया, मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया। अब उस बात को समझा पाना आसान है। बट अगर आप ऐसी प्रॉब्लम लेकर आओगे कि मुझे पूरा सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, उससे तो कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। इसीलिए मेंटरशिप का काम यही है कि बच्चे को सही प्रॉब्लम तक हम लेके जाएं। अगर डायग्नोसिस अच्छे से हो जाएगा तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा उस बीमारी का। इसीलिए सबसे मेन काम मेंटरशिप का होना चाहिए कि आप डायग्नोसिस करो। जी। अगर मान लीजिए आंसर राइटिंग नहीं आ रही, उसके मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं आ रहे? क्या कंटेंट अच्छा नहीं है? क्या फिर उसने चैप्टर पढ़ा नहीं अच्छे से, उसके पास आंसर राइटिंग करने का तरीका नहीं है, उसके इंट्रोडक्शन में दिक्कत है, बॉडी में दिक्कत है, कंक्लूजन में दिक्कत है? जितना ज़्यादा हम चीज़ों को स्पेसिफिक लेके चलेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे मार्क्स इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आई थिंक एक रेलिवेंट चीज़ है जो बच्चे आई थिंक आज गैदर करेंगे इस हमारे डिस्कशन से। जो बच्चे आपके पास डाउट लेकर आ ही नहीं पा रहे हैं या किसी के पास भी नहीं लेकर आ जी। पा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? उनके लिए यही है कि आप डरे मत किसी के साथ बात करने से। होता क्या है कि हमें एक झिझक होती है, जैसे आपने बताया भी, कि हमें लगता है कि यार हमने ये क्वेश्चन पूछा, पता नहीं मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं लोग सोचेंगे कि यार इसको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब अगर आप ऐसा करके अपना डाउट नहीं एड्रेस करवा पा रहे, इट इज़ अ वेरी बैड अप्रोच। कोई भी डाउट बुरा नहीं होता। बिल्कुल। जो चीज़ हो सकता है कोई चीज़ मुझे समझ आई हो, किसी और को ना आई हो, कोई उसको समझ आई और मुझे ना आई हो, इट इज़ हैपन्स। ठीक है, तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। आपके जितने भी डाउट्स हैं, आप किसी से भी हैं, जो भी आपके फैकल्टीज़ हैं, आपके मेंटर्स हैं, आप प्लीज़ उनसे जाके बातचीत करिए। आई एम वेरी श्योर कि फैकल्टीज़ ज़्यादातर जो होंगे या जितने मेंटर्स होंगे, वो आपको 10 बार भी अगर नहीं समझ आएगा, वो 11वीं बार भी आपको समझाने के लिए रेडी बैठते हैं। बस आप में पूछने की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप पूछेंगे नहीं, तब तक आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे। तो इसीलिए जितनी बार भी पूछना है, बिल्कुल पूछो, बिना डर के पूछो। ठीक है, एग्जाम में आपको अपनी तैयारी बेटर करनी है, अपने आप को बेटर बनाना है, ना कि ये देखना है कि 4 लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ट्रू। तो इस माइंडसेट को आपको ठीक करना होगा। एंड प्लीज़ अपने जाके जो भी डाउट्स हैं, आप सबसे जाके एड्रेस करवाएं। सर, प्रॉब्लम ये आती है कि ऑनलाइन मेंटोरशिप में थोड़ा सा बैरियर्स आ जाते हैं, बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उस केस में क्या किया जाए, और उस केस में मेंटोर्स का क्या अप्रोच होना चाहिए और इवन स्टूडेंट्स का क्या अप्रोच होना चाहिए, बोथ द साइड्स? देखिए, स्टूडेंट्स का जैसे मैंने आपको बताया कि अब घर से भी वो तैयारी कर सकते हैं, पर घर से डेडिकेशन चाहिए। बिल्कुल। डेडिकेशन चाहिए, और मेंटर्स को आप अपने खुद की तरफ से अप्रोच करें। क्योंकि देखो, आप एक ORN के माहौल से दूर हो, तो कहीं ना कहीं कई बार हमें कंपटीशन का नहीं पता लगता कितना कंपटीशन है। इनफैक्ट ना, मेरे एक फैकल्टी थे, उन्होंने एक बार बात की थी कि यहाँ पे KYC बहुत इंपॉर्टेंट है। KYC मतलब नो योर कॉम्पिटिटर। आपके कॉम्पिटिटर कौन है? हो सकता है एक IPS ऑफिसर है, वो दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, एक IRS ऑफिसर दोबारा एग्जाम दे रहा है, कोई IIT IIM कोई एम्स का बच्चा एग्जाम दे रहा है, वो आपके कॉम्पिटिटर हैं। आपको उनको बीट करना है। अगर आप घर पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है यार, मैं पढ़ तो रहा हूँ, सर ने समझा दिया क्लास में, मुझे समझ तो आ गया, पर प्रोग्रेस करने के लिए आपको सही डायरेक्शन में भी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जी। तो इसीलिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इट इज़ अ गुड थिंग, पढ़िए, पर आप अपने मेंटर्स के बिल्कुल टच में रहिए। कभी भी घबराना नहीं चाहिए इस बात से कि यार मैं मेंटर को कैसे रीच आउट करूं। अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप आराम से अपने मेंटर्स को रीच आउट करिए, कॉल के माध्यम से भी, वीडियो कॉल के माध्यम से भी। अब तो अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। तो उनको आप जितने भी डाउट्स हैं, चाहे आप अपने आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग हो, कुछ प्रेपरेशन के रिगार्डिंग हो, कुछ पर्सनल डाउट्स हो, तो प्लीज़ पूछिए। आई थिंक मेंटर्स का रोल पिछले कई सालों में बहुत इंक्रीज़ हो गया है। एंड इस बार मैंने भी खुद देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने ना, इस बार जो टॉपर्स थे, उन्होंने अपने टीचर से ज़्यादा अपने मेंटर को ज़्यादा क्रेडिट दिया। क्योंकि टीचर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा देगा, समझा देगा, ठीक है, पर उसके बाद एक मेंटर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमें आगे भी उसके अलावा, क्योंकि ये एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है, सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं बनता है, यहाँ पर आपको उनको प्रॉपर एंड तक लेके जाना है। तो मेंटर्स तक आप बिल्कुल रीच आउट कीजिए बिना किसी डर के, और आई थिंक अगर आपको राइट मेंटर मिल जाएगा तो आप अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। सर, कहा जाता है बिना डंडे के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो क्या आप भी यही सोचते हैं, और आप क्या अपने बच्चों को वो स्ट्रिक्टनेस भी आप दिखाते हैं जब आप पढ़ा रहे होते हैं? देखिए, इसमें 2 तरह के स्टूडेंट्स की मैं बात करूँगा। एक तो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत ही क्लियर गोल होता है UPSC का। जी। आई थिंक अगर कोई ऐसे, मैं खुद बहुत सारे कैंडिडेट से मिला हूँ, कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी मान लो दे वर अर्निंग वेरी वेल इन देयर लाइफ, कोई 25 लाख, कोई 30 लाख रुपया साल का कमा रहा था, पर वो उसका एक ड्रीम है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना।
तो अगर मैं ऐसे कैंडिडेट की बात करूँ तो वो तो बहुत ही डेडिकेटेड होगा कि अपनी तैयारी के लिए, तो उनको तो ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। पर कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका हमेशा से ये गोल नहीं रहा है यूपीएससी सीएससी का, या फिर उन्होंने, हो सकता है कि पेरेंट्स के कहने के ऊपर या फिर कुछ यूट्यूब मोटिवेशन के माध्यम से उन्होंने स्टार्ट कर दिया यूपीएससी की तैयारी करना, उनको बिना नोटिस किए हुए कि व्हाट इज़ द केवाईसी हियर। तो उस केस में क्या होता है कि फिर उनको थोड़ा डांटना पड़ता है, उनको थोड़ा समझाना पड़ता है, जी राइट। उनको बताना पड़ता है कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें सक्सेस रेशो कितनी कम है। अगर आप थोड़ा सा भी लेथार्जिक होते हो, थोड़ा सा भी आपने अपनी प्रेपरेशन को सही ढंग से नहीं किया, तो आप रेस से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हो। ठीक है, ये एग्ज़ाम बहुत ब्रूटल है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में हु हैव बीन द टॉपर्स ऑलवेज इन देयर लाइफ्स, पर इस एग्ज़ाम ने उनको बहुत ज़्यादा हम्बल बना दिया, राइट। तो इसीलिए जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो उतना सिंसियर नहीं होते, तो उनको थोड़ा सिंसियर करने के लिए कई बार डांटना भी पड़ता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बच्चा यहाँ तक आ जाता है, उसको पता होता है जिस कैंडिडेट को कि हाँ ये एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है, वो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली सीरियस होते हैं। जी सर। जी अब हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जहाँ पर हम ये आपसे जानना चाहेंगे, आपकी एडवाइजेस जानना चाहेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे। जी मैम। पहला कि माइक्रो प्लानिंग और टाइम ट्रैकिंग कितना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी में? आई थिंक टाइम ट्रैकिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। नंबर ऑफ आवर्स से ज़्यादा उस आवर्स को हमने कैसे मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट किया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपसे बात कर रहा था जो ऑल इंडिया रैंक 6 सृष्टि पास मैम की, जी तो उनके पास दिन में बहुत कम घंटे थे पढ़ने के लिए, क्योंकि उनकी 10 घंटे की जॉब थी रफली। बट अब दिन में मान लो उनके पास अगर 4 घंटे थे या 5 घंटे थे, तो शायद उन्होंने उस 5 घंटों को इतना अच्छे प्रोडक्टिवली इस्तेमाल किया कि पहले अटैम्प्ट में ही शी वॉज एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। अब कई कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो दिन में शायद 12 घंटे 14 घंटे पढ़ते हों, और ऐसा करते करते उनको 2 साल 3 साल 4 साल भी हो जाते हैं, पर तब भी उनका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा। सो दैट क्लियरली शोज़ कि टाइम से ज़्यादा, नंबर ऑफ घंटों से ज़्यादा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। जी सर। यस। तो वो यूटिलाइजेशन मैक्सिमम आउटपुट निकालना वो बच्चे कैसे करें? फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे जॉब के साथ भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जॉब के साथ वाला प्रिपरेशन और बिना जॉब के साथ वाला प्रिपरेशन, दोनों ही केसेस पे आप बता सकते हैं कि कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाले एक बच्चा? यस, यूटिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो आप ऐसा मान के चलें कि लेट्स से आपने सोचा है कि मैं अगला 1 घंटा पढ़ूंगा, तो आप अगला 1 घंटा प्योरली एंड प्योरली पढ़ने पे दें। अब क्या होता है कि ना कि हम मान लो 5 घंटे पढ़ रहे हैं, पर बीच में हमें किसी का कॉल आ गया, हमें किसी का टेक्स्ट आ गया, या कुछ और आ गया, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते रहते हैं। तो इसको हमें अवॉइड करना है। आप भले ही कम टाइम पढ़ो, मान लो अगर आपने डिसाइड किया कि चलो 1 घंटा पढ़ते हैं, उस 1 घंटे में आपका फ़ोन आपसे दूर होना चाहिए, प्योरली एंड प्योरली आपका अगला 1 घंटा स्टडीज़ पे जाना चाहिए। अब क्या होता है ना, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जब हम पढ़ते हैं, हमारा दिमाग ऐसे डिज़ाइंड होता है कि हमारे दिमाग में डिस्ट्रैक्शन आने लग जाते हैं। जैसे मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे दिमाग में आ जाता है कि यार आज तो मेरे दोस्त का बर्थडे है, तो मुझे उसको विश करना है। अब मैं उसको कॉल करने लग गया, फिर मुझे याद आता है कि मम्मी ने मुझे ये काम बोला था, तो पहले ये काम कर लेता हूँ फिर पढ़ लेता हूँ। अब ये होता क्या है ना कि वो फिर हमारा 1 घंटा पूरी ढंग से यूटिलाइज हो ही नहीं पाता। तो क्या कर सकते हैं, हम एक कागज़ रख सकते हैं अपने पास जी। उस कागज़ के ऊपर ना आप लिखते रहिए जो भी डिस्ट्रैक्शन आपके दिमाग में आ रही है। आपके दिमाग में यही डिस्ट्रैक्शन आया ना कि मेरे दोस्त का बर्थडे है, तो लिख लो विल कॉल माई फ्रेंड। अब 1 घंटे के बाद कॉल कर लेना, जब आपका 1 घंटा वो कंप्लीट हो जाएगा पढ़ने वाला। आपको याद आया कि यार मैं तो आज ये भी काम करना है, तो उसको उस कागज़ पे लिख लो, ताकि आपको ऐसा भी ना लगे कि मैं कहीं इस बात को भूल ना जाऊँ। जी। बट वो 1 घंटे के अंदर आपको कोई और चीज़ काम नहीं करनी, डिस्ट्रैक्शन शीट बना लो, उस पर लिखते रहो, पर वो 1 घंटा आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसीलिए मतलब बिना फ़ोन के और बिना डिस्ट्रैक्शंस के अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आउटपुट वहीं से मैक्सिमम निकलेगा। अब आपने पूछा रिगार्डिंग कि कुछ लोग जॉब के साथ तैयारी करते हैं, और मैं तो इनफैक्ट ऐसा मानता हूँ कि जॉब के साथ तैयारी करना कई बार एडवांटेजेस भी हो सकता है, क्योंकि जब हमारे पास ना टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो डिस्ट्रैक्शन भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। ट्रू। जब टाइम ही हमारे पास कम है, हमारी प्रायोरिटी बहुत ही क्लियर है कि हमें यही करना है, तो मतलब यही करना है, राइट। तो इसीलिए अगर आप जॉब के साथ भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ मुझे एक रिसोर्स रखना है, उसी रिसोर्स को बार बार रिवाइज करना है। जिनके पास ज़्यादा घंटे होते हैं उनको लगता है चलो टाइम है, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, और उस चक्कर में हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो भले ही घंटे ज़्यादा हैं, भले ही घंटे कम हैं, आप ये ध्यान रखिए कि आपको एक ही सोर्स पढ़ना है एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, उसी को बार बार रिवाइज करना है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो इंश्योर ये करें कि जो भी आपके पास टाइम निकलता है सैटरडेज संडेज, सुबह अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट्स का, तो उसको आप देख सकते हो।
जो मैं बात कर रहा था ना ऑल इंडिया रैंक 6 मैम की, जो उन्होंने भी यही किया कि एवरी डे शी यूज टू वेकअप एट 4 इन द मॉर्निंग। अब वो 4 से लेकर 8 बजे का टाइम, ये 4 घंटे, ये जी 4 घंटे वो इतना डेडिकेटेडली पढ़ती थी। और इन 4 घंटों में ना कोई आपको कॉल करता है सुबह के 4 घंटे में, ट्रू हाँ ना कोई और तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है। आप दुनिया से पहले उठ के एक तरह से आप हेड स्टार्ट लेने की कोशिश करते हो। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा टेक्निक है। किसी कैंडिडेट के लिए काम करता है कि वो लेट नाइट को पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है कि तब भी थोड़ी शांति होती है, तो वो भी हो सकता है। तो आप अपना टाइम देखो कि विच इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टडी। आप किस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव अपने आप को फील करते हो, कब सबसे कम डिस्ट्रैक्शंस आपके दिमाग में होती हैं। अगर आपने वो टाइम चुना और उसको सही ढंग से यूटिलाइज किया तो आउटपुट भी अच्छा आएगा फिर। जी सर, हम अभी बात कर रहे थे डिस्ट्रैक्शंस की। जो नया जनरेशन आ रहा है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, चाह कर भी वो लोग नहीं छोड़ पाते सोशल मीडिया। जी तो उस केस में एक बच्चे को आइडियली क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस को कैसे डील करना चाहिए? बिकॉज इवन दो दे वांट टू साइडलाइन सोशल मीडिया, दे आर नॉट एबल टू, बिकॉज एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, फोमो होता है। जेन जीज है और उसके बाद वाली जो जनरेशन आ रही है, ये उन सब में प्रेजेंट है, बहुत Right. स्ट्रगल कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया छोड़ दें बट वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो अगर छोड़ नहीं पा रहे तो इतना ज़रूर किया जा सकता है कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ाई के टाइम आप उसको इस्तेमाल ना करें। आप ऐसा कर लें कि मान लीजिए आप 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, जी उसके बाद आप चाहते हो 10 मिनट अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। पर इन दोनों को इकट्ठा मत करो कि हाँ मैंने अब पढ़ भी लिया, पढ़ते पढ़ते मैं इंस्टा भी देख रहा हूँ बीच बीच में, या पढ़ते पढ़ते मैं शॉर्ट्स देख रहा हूँ। तो वो तो सही अप्रोच नहीं है। एक टाइम के ऊपर मेरे हिसाब से आप एक ही काम करो। आपकी ये डिवाइडेड अटेंशन वाली जो चीज़ है ये काम नहीं करती है यहाँ पे, तो इसीलिए उसको रेगुलेट करो। सिंपल सी बात है, टाइम को आप उस तरह से यूटिलाइज करो कि पढ़ाई के लिए भी टाइम हो एंड आपका सोशल मीडिया के लिए अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। बच्चे रिलेशनशिप कैसे मैनेज करें पढ़ाई के साथ? क्योंकि एक वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिस एज में प्रिपरेशन होती है उसी एज में वो पीरियड भी चल रहा होता है वेयर यू आर लुकिंग आउट फॉर समवन। तो उस केस में कैसे बैलेंस किया जाए? देखो, मैं एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पे नहीं मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका फ्रेंड या आपका पार्टनर अगर आपके सपोर्टिव है तो इस केस में वो आपकी प्रेपरेशन को हेल्प ही करता है। जी अब हमारे दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि नहीं यार इसमें घंटे वेस्ट हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके लाइफ में सही इंसान आपको मिल जाए तो वो आपको इनफैक्ट आपको मदद करेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ जो मेरा पार्टनर है वो मेरी पढ़ाई के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में है ही नहीं, जी राइट? तो इसीलिए मैं इसको बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन के तौर पे नहीं कैटेगराइज करता। एंड अगर सही इंसान है, अगर सामने वाला पर्सन आपको अंडरस्टैंड करता है तो ये भी समझेगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए टाइम वो निकालना इंपॉर्टेंट है, एंड अकॉर्डिंगली वो आपको आपके डेस्टिनेशन के करीब जाने के अंदर आपको मदद ही करेंगे। सर, यूजुअली क्या होता है कि वो बच्चे ORN में आते हैं और इन सब में फंस जाते हैं, तो आपका क्या सजेशन रहेगा? फंसना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए? देखो, फंसना वर्ड एक गलत वर्ड हो जाता है कि फंसना वर्ड, बट अगर कोई इंसान आपको, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर कोई इंसान आपको मदद करता है आपके लाइफ को एक सेम तरह से रखने के लिए कि आप लाइफ में भी अच्छा रहें एंड अदरवाइज ऑल्सो आप पढ़ाई भी साथ में मैनेज कर पाएँ, तो इसमें कुछ गलत नहीं मैं मानता। जी सर, बट कहा तो ये जाता है कि ORN के रिश्ते ORN में ही रह जाते हैं। ये सुने तो हैं मैंने भी अपनी वेब सीरीज़ के अंदर, पर मैंने काफ़ी सारे ऐसे रिश्ते देखे हैं जो ORN से आगे काफ़ी गए हैं। इनफैक्ट हमारे ना जोग्राफी के फैकल्टी हैं PW ओनली IS के अंदर ही, जी तो उनका भी जो रिश्ता था वो मतलब ORN से ही स्टार्ट हुआ एंड अब वो शादीशुदा हैं एंड दे हैव 2 किड्स। तो मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि जो ORN के रिश्ते आगे भी गए हैं। तो डिपेंड्स कि आपको सामने वाले के साथ आप कितना कंफर्टेबल हो, उस हिसाब से आप देख सकते हो। जी सर, अब हम उस डिस्ट्रैक्शन पे आते हैं जो आजकल और ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ डिजिटल इन्फिल्ट्रेशन। वो है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है। तो बच्चे उससे कैसे डील करें? बहुत सारी बुक्स हैं, हम अब भले ही ORN में जाएं या कहीं पर भी जाएं, बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारे मार्केट में नए नए चीज़ें आ रही हैं। तो उसमें से क्या पिक करना है, क्या नहीं पिक करना है? बच्चे सारी चीज़ें खरीद लेते हैं क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ओके हमारे पास ये सब चीज़ है, बट क्या एग्जैक्टली पिक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर आपका क्या सजेशन रहेगा? पहली चीज़ ये है कि आप एक बार डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी चीज़ पढ़नी है। उसमें आप चाहते हो कि किसी टॉपर का सजेशन लेना वो ले लो, किसी फैकल्टी का सजेशन लेना वो ले लो, किसी सीनियर का सजेशन लेना वो ले लो, पर एक बार आपने उस चीज़ को डिसाइड कर लिया,
अब आप अपने दिमाग में क्लियर करके रखो, अब चाहे मुझे कोई भी बोले, कोई भी का मतलब कोई भी बोले, मैं अपने सोर्सेज से नहीं हिलने वाला। ये पहले ही आप डिसाइड करके रखो। भले ही सोर्सेज डिसाइड करने के लिए आप 15 दिन 20 दिन ले लो, बट उसके बाद आपको उससे नहीं डिस्ट्रैक्ट होना। अब होता क्या है ना कि देखो, सिलेबस इतना बड़ा है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो कभी ना कभी क्या होगा ना कि आपको ये सुनने को मिलेगा ही कि ये क्वेश्चन उस सोर्स से आ गया, ये क्वेश्चन उस सोर्स से आ गया, ये क्वेश्चन उस सोर्स से आ गया। बट अगर आप एक ही सोर्स को फॉलो करते रहेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अब जैसे लक्ष्मीकांत है, अब लक्ष्मीकांत से आपके मोटा मोटा प्रीलिम्स में 80 to 90% क्वेश्चन हर साल सॉल्व होते हैं। अब हो सकता है कि ना एक क्वेश्चन ऐसा आया हो जो लक्ष्मीकांत में नहीं हो, और वो हो सकता है किसी और रैंडम बुक के अंदर मिल जाए। तो क्या आप सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए वहाँ पर वो सोर्स पढ़ना आपके लिए सही है क्या? आंसर इज़ नो। आपको यहाँ पर एफिशिएंसी का फोकस देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कितना मेहनत कर रहे हो, कितना उससे आपको रिवॉर्ड आ रहा है। तो जैसे लक्ष्मीकांत एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, या और बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, तो अगर आप उन्हीं को बार बार गो थ्रू करते रहेंगे ना, तो वही आपको मदद करेगा। आप ये भी अंडरस्टैंड करो कि कोई एक अजीब सा क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में मान लो पूछ लिया गया, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुक रहा। क्योंकि अगर कोई रैंडम क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, भले ही किस XYZ बुक के अंदर है, ना वो मुझे आ रहा है क्वेश्चन, ना वो आपको आता है, ना किसी और को आता है, ना वो किसी और को आता है, ये एक रिलेटिव एग्जाम है, तो वो मैटर करेगा ही नहीं क्वेश्चन। पर अगर आप एक प्रियम्बल का क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, अगर आप एक रेपो रेट का क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, उस वजह से आपका सिलेक्शन रुकेगा। राइट? तो इसीलिए रैंडम क्वेश्चंस के पीछे हमें नहीं भागना। हमें जो हमारे जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, हमें उसके पीछे ही हमें गो थ्रू करना है, उन्हीं को बार बार पढ़ना है। एक बार अच्छे से डिसाइड कर लो अपनी बुक लिस्ट, फिर उसी को कंटिन्यूसली फॉलो करो। जी सर। सर, आपका ओवरऑल सजेशन और एडवाइस क्या होगा पूरी यूपीएससी कम्युनिटी के बच्चों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं? मेरा सजेशन यही है कि आप हर एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 चीज़ें करें। पहले उसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। कंसेप्ट्स एक बार अच्छे से आपने अपने लेक्चर्स के माध्यम से गो थ्रू कर लिए, एक बुक पढ़ो, सिर्फ एक बुक, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद उसी के आप PYQs करो, दोनों, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, एंड लास्ट में आप मॉक्स दो, प्रीलिम्स के लिए भी और आपके आंसर राइटिंग मेंस के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि हर एक चारों कंपोनेंट का एक एक रोल है। कंसेप्ट से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जब हम बात करते हैं बुक्स की, तो बुक्स आपको और ज़्यादा उसको इन डेप्थ जानकारी लेने में आपको मदद करता है। समझ आता है जो चीज़ पढ़ी है कितनी रेलेवेंट है। PYQ से आपको पता लगता रहता है कि आपने जो चीज़ पढ़ी क्या वो एग्ज़ाम में आपको हेल्प भी करेगी, और मॉक से आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कर पाते हो। तो अगर आपने अपने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए चारों को इम्प्लीमेंट किया, तो आई थिंक आपकी प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ लाइन हो जाती है। जी सर। बट इस प्री मेंस और इंटरव्यू के बीच में बच्चे हंसना भूल जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उस पर आपका क्या सजेशन रहेगा? नहीं, देखो, प्रेपरेशन डिफ़िकल्ट है, बात सही है। कोई ऐसा कोई तरीका तो है नहीं कि इस प्रेपरेशन को हम आसान कर पाएँ, पर हमारा माइंडसेट अपने आप में बहुत रेलेवेंट रहता है यहाँ पे। अगर आपने माइंडसेट ही अपना ये बना लिया ना कि एग्ज़ाम नहीं हो सकता, तो दुनिया में आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। पर हाँ, अगर माइंडसेट आपका सही है, अगर आप एक पॉजिटिव तरह से इस एग्ज़ाम को लेके चलते हो, ये देखते हो कि यार एग्ज़ाम कितना कुछ हमें सिखा रहा है, आपको पता भी नहीं लगता, पर एक एग्ज़ाम जो है ना, आपको एक इंडिविजुअल के तौर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर देता है। आप शायद जो पहले थे इस एग्ज़ाम की तैयारी के और एग्ज़ाम की तैयारी के बाद, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। ये अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, आप रियलाइज़ करोगे यार डिप्रेस्ड होने वाली कोई बात ही नहीं है। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते हो। आप जो वेब सीरीज़ की बात भी कर रहे थे, उसमें भी एक लाइन आती है कि जो IAS बनने की तैयारी है वो लिबासना से नहीं, वो UPSC की तैयारी से ही स्टार्ट हो जाती है। तो इस UPSC की तैयारी को एंजॉय करना सीखो। एंजॉय करोगे, पढ़ोगे समझ के, अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो आई थिंक आप अच्छे से तैयारी भी करोगे और डिप्रेस्ड वाली फेज भी नहीं आएगा आप में। तो आपने एंजॉयमेंट की बात करी, तो 31st की पार्टी करनी चाहिए ना बच्चों को? बिल्कुल करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल टाइम दो, हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए दोस्त भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी टाइम दो। फैमिली तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही है, उसको भी आपको टाइम देना चाहिए। और कभी कभार आपको यहाँ पे टाइम निकालना चाहिए अपने खुद के लिए, 31st की पार्टी के लिए भी, ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 6 दिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है, 6.5 दिन या मान लो, और संडे का एक दिन थोड़ा सा आप टाइम निकालो अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, थोड़ा बाहर जाने के लिए भी, ठीक है। तो वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ये जो पॉडकास्ट था वो सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज आए, अपना टाइम निकाला और
हम सबको गाइड किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।